विनोद, मास्टर साहब के पैर छुओ। त्रिवेणी के इस वाक्य ने मुंशी जी और विनोद दोनों को गड़बड़ा दिया। इस वाक्य का अर्थ सबसे पहले मुंशी जी को समझ में आया और अचानक उन्होंने ऐसा काम कर डाला जिसकी आशा त्रिवेणी और विनोद दोनों को ही नहीं थी। एकाएक आगे बढ़कर उन्होंने त्रिवेणी को बाहों में भर लिया। त्रिवेणी इसके लिए पूरी तरह अप्रस्तुत था, अतः असहज हो उठा। विनोद पिछले कई सालों से मुंशी आ रहा था, उससे यह रूप सर्वथा भिन्न था, खास तौर से इस विचार से कि कहीं उसी उत्साह में मुंशी जी उसे भी बाहों में न भर लें, कहीं त्रिवेणी फिर उसे मुंशी जी के पैर छूने को ना कहे। वह कुछ कदम परे हटकर खड़ा हो गया। इन दोनों स्थितियों को वह सहज रूप से लेने में असमर्थ था। मुंशी जी की बाहों में जाने का विचार ही कुछ इतना मनोरंजक था कि उनकी बाहों में जाते जाते या तो वह हंस पड़ेगा और यह शायद रोने लगे। पैर छूने की बात भी कुछ अजीब सी लगी। पहले माँ थी तो हर त्योहार पर वह किसी क्लास में पास होने ऐसे मौकों पर विनोद मुंशी जी के पैर छूता था। विनोद को इसमें मजा आता था क्योंकि मुंशी जी उसे आशीर्वाद के देने के साथ साथ कुछ पैसे भी देते। पर वर्षों बाद मुंशी जी के पैर छूने का ख्याल ही उसे कुछ अटपटा लग रहा था। कहीं त्रिवेणी फिर से अपनी बात न दोहरा दे। लेकिन त्रिवेणी मुंशी जी की पकड़ से छूटकर खुद ही इतना अटपटा महसूस कर रहा था कि थोड़ी देर तक तो वह समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। उस घबराहट में उसे सिर्फ एक ही बात सूझी कि वह आगे बढ़कर विनोद से हाथ मिलाए और उसे मुबारकबाद दे। उसने यही किया। इसके बाद मुबारकबाद से विनोद को लगा कि कोई ऐसी चीज हो गई जिसका होना उसके लिए कितना मायने रखता है, इसे केवल वही जानता है। एक बार भी उसके मन में राजकुमारी, पप्पू, बिन्नी और ना जाने क्या क्या कौंध गए। इतनी बड़ी खुशी इतने अप्रत्याशित ढंग से मिली थी कि अपने मन को खुश करने के लिए भी उसे कुछ वक्त लगा। उसने मुंशी जी की तरफ देखा। हल्की हल्की खिचड़ी दाढ़ी और धसे गाल वाले उस चेहरे का रोम रोम खुश था। विनोद ने अपने स्वर की छलकती खुशी को सप्रयास दबाते हुए त्रिवेणी को औपचारिक धन्यवाद दिया। फिर तीनों धीरे धीरे चलते हुए गेट के बाहर निकल गए। विनोद त्रिवेणी से नौकरी के बारे में खुलासा करना चाहता था, लेकिन मुंशी जी की उपस्थिति उसे कुछ भी पूछने से रोक रही थी। वह अधैर्य से मुंशी जी द्वारा इस बारे में पूछने की प्रतीक्षा करने लगा। मुंशी जी के लिए नौकरी का विचार इतना सुखद था कि बिना कुछ पूछे इस भाव विहल स्वर में त्रिवेणी को धन्यवाद दिए जा रहे थे। बाहर कोई रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा था। वे रिक्शे की तलाश में कॉलोनी के बाहर मुख्य सड़क की तरफ बढ़ चले। अचानक मुंशी जी को कुछ याद आया और उन्होंने त्रिवेणी से नौकरी के चरित्र के बारे में पूछा। सतर्क होकर विनोद ने त्रिवेणी की तरफ देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। इस सवाल पर उससे ज्यादा त्रिवेणी परेशान नजर आया। बात ऐसी है माँ साहब कि आप तो जानते हैं कि आजकल कितना लफड़ा है नौकरी मिलने में। दफ्तर में एक क्लर्क की जगह खाली थी। मैं सोच रहा था कि विनोद को वही जगह देने के लिए साहब को तैयार कर लूंगा, लेकिन एडहॉक हो जाता, बाद में फिर रेगुलराइज करा लेते। लेकिन हम लोगों को कुछ देर हो गई। साहब बता रहे थे कि कल ही कोई लड़का चीफ साहब का खत लेकर आ गया था, इसलिए तो मैं इतनी देर तक साहब से बहस करता रहा। अंत में साहब नई वाली साइट पर कुछ काम देने को तैयार हो गया है। वहां के लिए कुछ टेम्पररी मेट भर्ती होने वाले हैं। उन्हीं में शायद कोई जगह विनोद को मिल जाए। शायद क्या, पक्का ही समझिए। साहब ने पक्का वादा कर लिया है, कल दफ्तर भी बुलाया है। कहकर त्रिवेणी ने बाप बेटी की प्रतिक्रिया भांपने की कोशिश की और फौरन किसी की प्रतिक्रिया मिली भी नहीं। खास तरह का ठंडापन था जो तीनों के बीच पसर गया। पहली बार विनोद को महसूस हुआ। उनके बंगले के बाहर निकलने के बाद अंधेरा और घना हो गया और दिसंबर की सर्द हवा काफी तीखे ढंग से बहने लगी है। उसने गले के चारों तरफ लिपटा हुआ मफलर अपने कानों पर लपेट लिया, लेकिन फिर भी सर्दी उसकी आधे बाहों के स्वेटर, हवाई चप्पलों, सूती कमीज और ना जाने कहां से होकर उसके बदन को भेद रही थी। दिसंबर की सर्दी अपनी पूरी भयावहता से उसके पर आक्रामक हो गई थी। इस साल का दिसंबर इतना सर्द क्यों है, उसने सोचा। अंधेरे में विनोद को मुंशी जी के गला खंकारने की आवाज सुनाई दी। शायद वे कुछ कहना चाहते थे। त्रिवेणी और विनोद दोनों उनकी प्रतिक्रिया सुनने को तैयार हो गए, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। त्रिवेणी ने कुछ और आश्वस्त करने वाले अंदाज से कहा, नई वाली साइट के पास ही मेरा भी काम चल रहा है। मैं रोज सवेरे अपनी मोटरसाइकिल पर विनोद को भी लेता जाऊंगा और शाम को मेरे साथ वह लौट आएगा। फिर एक बार डिपार्टमेंट में घुस जाने पर किसी परमानेंट क्लर्क की जगह मिल सकती है। रोज तमाम वैकेंसीज होती ही रहती हैं। ठीक है भैया, अब तो तुम्हें ही संभालना है। अब तो तुम्हारे महकमे में घुस ही रहा है। मुंशी जी को शायद ज्यादा आश्वस्त करने की जरूरत नहीं थी। अब वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां विनोद को इतनी भाग दौड़ के बाद मेट होना भी कम महत्वपूर्ण नहीं था।
विनोद खामोशी के साथ दोनों की बातें सुन रहा था। मुख्य सड़क पर कोई रिक्शा नहीं था। वे लोग सड़क के किनारे खड़े होकर रिक्शे का इंतजार करने लगे। विनोद को अपने अंदर खालीपन का एहसास हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह खुश हो या दुखी। त्रिवेणी के मुंह से पहली बार सुनने पर उतावली में जो प्रतिक्रिया उसके मन में उभरी थी वह एकदम इनकार कर देने की, लेकिन मुंशी जी की उपस्थिति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अगर केवल वह और त्रिवेणी होते तो शायद छूटते ही मना कर देता, लेकिन जबकि लगभग 10 मिनट उस खबर को सुने बीत चुके थे, उसे लग रहा था कि मना न करना उसे अच्छा ही किया। मना करने की हैसियत बची ही कहाँ थी उसकी। अगर घर को पूरी तरह से टूटकर बिखरने से बचाना था तो एक ही रास्ता था कि वह चुपचाप नौकरी करने लगे। वह सिर्फ बीए पास था और मुंशी जी उसके बाप थे। इस एहसास ने कभी भी उसे बहुत ऊंचे सपने देखने नहीं दिए। उसने ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल के अध्यापकी, किसी दफ्तर में क्लर्की या बहुत हुआ तो किसी विभाग में सुपरवाइजरी या इंस्पेक्टरी जैसी किसी नौकरी की तमन्ना की थी, लेकिन इस मेड की नौकरी ने तो उससे कोई भी अनुभूति नहीं जगाई। जब से उसकी नौकरी की तलाश शुरू हुई है, उसने अपने घर के दरवाजे पर अपने नाम और पद का बोर्ड लगाने का एक सपना संजोया था। यह बोर्ड उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करेगा, मुंशी जी से अलग और स्वतंत्र। बहुत पहले जब मुंशी जी इस मोहल्ले में आए थे और उन्होंने यह मकान किराए पर लिया था, घर के बाहरी दरवाजे पर एक बोर्ड लगाया गया था, रामानुज लाल श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापक। एक पंक्ति के इस बोर्ड से मुंशी जी का व्यक्तित्व झलकता था। रिटायर होने के बाद भी बोर्ड काफी दिनों तक बिना किसी संशोधन के लटकता रहा। बाद में इसकी लकड़ी बुरी तरह से घुन गई थी। लिखावट इतनी धुंधली हो गई थी कि इसे पढ़ने के लिए किसी भी आदमी को इतना करीब आना पड़ता। 2-3 साल पहले होली पर मोहल्ले के शरारती लड़कों ने इसे उखाड़कर होलिका में जला दिया। उस बोर्ड की जगह अपना बोर्ड लगाने का सपना विनोद ने हमेशा देखा था। खड़े खड़े कल्पना की और कल से उसके दरवाजे पर नया बोर्ड लग जाएगा, विनोद कुमार श्रीवास्तव, बीए, मेट, पीडब्ल्यूडी। और उसे हंसी आ गई, लेकिन हंसते ही उसने घबराकर मुंशी जी और त्रिवेणी की तरफ देखा। शायद अंधेरे के कारण वे दोनों अपने में खोए हुए थे कि दोनों ने उसे हंसते नहीं देखा। अच्छा हुआ, नहीं तो त्रिवेणी जरूर यही समझता कि वह रो रहा है। मुंशी जी तो खैर हंसी के आदी हैं। एक खाली रिक्शा आ गया। वे तीनों उस पर बैठ गए। रिक्शे पर तीनों के सिवाय एक अनचाहा मौन लदा था, जिसे चाह कर भी उन तीनों में से कोई नहीं तोड़ पा रहा था। रिक्शे पर बैठते ही समय मुंशी जी ने त्रिवेणी को अपने घर चलकर खाने का निमंत्रण दे दिया और त्रिवेणी ने इस असहनीय मौन से छुटकारा पाने की इच्छा के बावजूद स्वीकार भी कर लिया। रिक्शा धीरे धीरे रेंग रहा था। आज की घटना के बारे में विनोद किसी से खुलकर बातें करना चाहता था। बातें करने से शायद मन हल्का हो जाए और कल वह ज्यादा खुले मन से नए काम पर जा सके, लेकिन किससे करेगा बातें? मुंशी जी से या रिक्शे वाले पर बगल में बैठे मुंशी जी इतने अजनबी हैं, इतने दूर लग रहे हैं कि क्या कहें। फिर राजकुमारी या पप्पू से? पप्पू छोटा है, उससे क्या बात होगी? और राजकुमारी पिछले सालों से इतनी निसंग और ठंडी हो गई कि अब पहले की तरह उससे बात करना भी कहाँ संभव रह गया था। केवल बिन्नी ही ऐसी है जिससे वह इस विषय में खुलकर बातें कर सकता है। काश आज रात बिन्नी छत पर आ जाती तो उसने शिद्दत के साथ कामना की। घर के पास पहुंचने से पहले ही मुंशी जी रिक्शे से उतर गए। त्रिवेणी ने अचकचाकर पूछा, क्या हुआ? माँ साहब, अभी तो घर दूर है। हाँ, तुम लोग चलो, मैं बस अभी आता हूँ। रिक्शा चलते ही सहसा मुंशी जी को कुछ याद आया और उन्होंने रिक्शे वाले को रुकने का इशारा किया। त्रिवेणी के बार बार मना करने के बावजूद उन्होंने जेब से पैसे निकालकर 2-3 बार गिने और रिक्शे वाले को दे दिए। फिर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। मुंशी जी को छोड़कर वे दोनों आगे बढ़े। विनोद समझ गया कि मुंशी जी ने त्रिवेणी को खाने के लिए निमंत्रित किया है, लेकिन वे उसके लिए कुछ लेने को रास्ते में रुक गए हैं। विनोद ने की तंद्रा सीताराम की आवाज पर टूटी। सीताराम ने पैसे गिनते गिनते शायद 2-3 बार उसे आवाज लगाई थी, क्योंकि यह आवाज अस्वाभाविक रूप से कुछ तेज थी। अरे क्या हो गया विनोद बाबू, क्या सोचने लगे? चाय ठंडी हो गई है। विनोद ने फीकी मुस्कान के साथ देखा। सचमुच चाय ठंडी हो गई थी। भट्टी पर आग तापते हुए लड़के ने आंखों में शोभ भरकर उसे देखा और दोबारा चाय गर्म करने का विचार मात्र ही उसे अप्रिय लगा। विनोद समझ गया। उसने चुपचाप ठंडी चाय पीनी शुरू कर दी। आधा कप चाय पीकर ही उठ गया। एक बार अच्छी तरह उसने भट्टी पर हाथ सेके, मफलर से कानों को कसकर बांधा और जेबों में हाथ डाले लगभग दौड़ते हुए घर की तरफ बढ़ा। सड़क पर काफी धुंध उतर चुकी थी। तीखी हवा निर्ममता के साथ आघात कर रही थी। उसे लग रहा था कि आधे फलांग का यह सफर खत्म होने नहीं आएगा। अंधेरे में 2-3 जगह उसे ठोकर लगी और अपने को गिरने से बचाते हुए किसी तरह वह अपनी गली में पहुंच गया।
इस साल का दिसंबर इतना सर्द क्यों है? आज मुमकिन है हर साल का दिसंबर इतना ही सर्द होता है, और उसे दिसंबर की भयानकता का एहसास आज शाम से ही हो रहा था। दरवाजे पर हाथ रखते रखते उसके पास एक पत्थर का टुकड़ा गया। बिना उसे देखे वह समझ गया कि उसमें लिपटे कागज में आज रात छत पर मिलने के लिए बिन्नी ने उसका समय दिया है। अक्सर जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है, वह या तो बिन्नी इस तरह रात में छत पर मिलने का समय निश्चित कर लेते थे। हालांकि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बिन्नी द्वारा बुलाए जाने पर भी वह छत पर नहीं गया, लेकिन आज जरूर जाएगा। इतनी सर्दी में भी छत पर खड़ी बिन्नी उसके घर आने का इंतजार कर रही है, यह सोचकर उसका मन कृतज्ञता से भर उठा। उसने छत की तरफ नजर डाली। एक धुंधली सी आकृति झांक रही थी और उसे दिखकर हट गई। उसने पत्थर उठाकर कागज खोला और जेब में रख लिया। दरवाजा हल्के से ढकेलकर वह अंदर आ गया। पप्पू अभी नहीं आया होगा, सोचकर उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। तेज कदमों से आंगन पार करते हुए अपने कमरे में आ गया। मुंह तक रजाई ढापे मुंशी जी लेटे हुए थे। पता नहीं जाग रहे थे या सो गए थे। विनोद ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, कमरा बंद किया, बिजली बुझाई और अपनी रजाई में घुस गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, केवल उड़का हुआ था। हल्के से हाथ के दबाव से खुल गया। जरा सी चरमराहट ना हो, इसकी बहुत कोशिश करने पर भी आवाज हो ही गई। थोड़ी देर तक दरवाजे पर ही खड़े होकर उसने अंदर की आहट लेने की कोशिश की। अंदर पूरी खामोशी थी। मुंशी जी और विनोद के कमरे की बिजली बुझी हुई थी और उसके और राजकुमारी के कमरे में बल्ब चल रहा था। उसे पता है कि सभी लोग अपने बिस्तरों में दुबके जग रहे होंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला गया। ज्यादा से ज्यादा मुंशी जी हल्के से खंखारेंगे और फिर खामोश हो जाएंगे। राजकुमारी ने चौके में उसके लिए खाना ढककर रख दिया होगा। वह रोज की तरह चुपचाप जाएगा और कुछ ठंडा गर्म होगा खाकर, पानी पीकर, रसोई की बत्ती बुझाकर कमरा बंद करते अपने बिस्तर पर लेट जाएगा। जाड़े में उसका कोई अलग बिस्तर नहीं होता है। एक ही रजाई होने के कारण पप्पू राजकुमारी के बिस्तर पर ही सोता है। पप्पू ने आंगन का दरवाजा धीरे से बंद किया और रसोई में आ गया। रात में लौटने पर अक्सर उसे भूख नहीं लगती और ठंडा होने के कारण बेसवाद हो गया खाना खाने का कतई मन नहीं करता। लेकिन आज दिन में वह खाना खाने नहीं आया था, इसलिए उसे तेज भूख लगी थी। जल्दी जल्दी उसने ढकी हुई थाली अपनी तरफ खींची। ढक्कन हटाकर उसमें बड़ी खिचड़ी देखी तो गुस्से से थाली सामने से हटा दी, लेकिन फिर उसे खींचकर बड़े बड़े कौर निकलने लगा। सबको पता है उसे खिचड़ी पसंद नहीं है, फिर भी अक्सर खिचड़ी बन जाती है। माँ होती तो बिना खाए उठ जाता। उसे पता है था कि माँ उसे मनाएगी, फिर कभी खिचड़ी ना बनाने की कसम खाएगी और बिना उसे कुछ खिलाए उसे सोने नहीं देगी। लेकिन आज बिना खाए उठ जाने पर तो अलग अलग दीपों की तरह पड़े घर में तीनों सदस्यों को शायद पता भी ना चले कि वह भूखे पेट सोने चला गया है। जल्दी जल्दी उसने खिचड़ी निकली और थाली एक तरफ सरकाकर गिलास से पानी पी लेकर बाहर आंगन में निकल आया। आंगन में उसने हाथ धोया और गिलास वहीं जमीन पर रखकर चौके का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह लाइट को ऑफ करने के लिए बढ़ा। आवाज से राजकुमारी हल्के से कुनमुनाई और फिर दूसरी तरफ करवट बदल ली। रजाई का आधे से ज्यादा हिस्सा राजकुमारी के बदन से होता हुआ चारपाई की दूसरी तरफ जमीन पर लटक रहा था। राजकुमारी की पीठ उखड़ी हुई थी। पप्पू की निगाह एक क्षण उसकी पीठ पर टिकी और घबराकर उसने निगाहें जमीन पर गड़ा दी। कुछ वर्जित देखने या सोचने का पुराना अपराध भूत एक बार फिर उसके मन पर बोझ की तरह सवार हो गया। पिछले कुछ दिनों से राजकुमारी को लेकर उसके मन में ना जाने कैसी कैसी गंदी बातें आती हैं। एकांत में भी उसे के विचार मन में आते ही घबरा उठता है। हड़बड़ाकर इधर उधर देखता हुआ कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। अब तो सीधे राजकुमारी की आंखों में आंखें डालकर वह उससे बात भी नहीं करता, कहीं राजकुमारी उसके मन की बात ना पढ़ ले। इधर कुछ दिनों से पप्पू को बड़े रोमांचक शारीरिक अनुभवों से होकर गुजरना पड़ा है। एकाएक एहसास होने लगा कि वह बड़ा हो रहा है। पहले गली के बड़े लड़के उसे देखकर आपस में इशारे करते या शरारतन मुस्कुराते तो वह शर्मा जाता या कभी कभी रुआंसा हो जाता, लेकिन अब वह स्वयं इन सब का हिस्सा बन गया था और बहुत सारे अनुभवों ने उसके रिश्तों को भी गडमड कर दिया था। मोहल्ले की तमाम लड़कियां और औरतें अचानक उसके लिए पहले से भिन्न हो गई थी। जिन औरतों के पास बैठकर वह घंटों बातचीत कर सकता था, उन्हीं के पास से सड़क अथवा गली से गुजरते हुए उसके हलक में कांटे उगने लगते। उनकी आंखों में आंखें डालकर वह हकलाने लगता।
पप्पू अब राजकुमारी का साथ भी उतना सहज नहीं गया था जितना कुछ दिन पहले था। राजकुमारी और उसके रिश्तों में कोई गड़बड़ी ने उसे कुंठा और वर्जना की ऐसी भूल भुलैया में डाल दिया जिससे ना तो उससे तैरते बन रहा था और ना डूबते। बहुत दिनों से पप्पू राजकुमारी के साथ जाड़ों में उसकी रजाई में सोता आया है। पहले माँ भी उसी रजाई में सोती थी। माँ के मरने के बाद केवल वह और राजकुमारी उस रजाई में सोते हैं। माँ थी तब तीनों जमीन पर गद्दा बिछाकर सोते थे, क्योंकि एक चारपाई पर तीनों नहीं समाते थे। कभी कभी वह मुंशी जी या विनोद के साथ सो जाता था। सालों राजकुमारी के साथ सोने के बावजूद ऐसा तनाव वह पिछले 2 जाड़ों से ही महसूस कर रहा था। हर रात वह कुंठा और तनाव के ऐसे अजीब दौर से गुजरता जिसमें उसके व्यक्तित्व की ही हिल जाता। रोज वह रात को फैसला करता कि दूसरे दिन से विनोद के साथ सोएगा, लेकिन किसी दिन रात होने तक वह विनोद के से इस बारे में कोई बात नहीं कर पाता और रात होते ही वह चुपचाप राजकुमारी के कमरे में घुस जाता। कई बार उसका मन विद्रोह में भर गया कि मुंशी जी उसे अभी तक बच्चा क्यों समझते हैं। उसके मन में कई बार यह बात आई कि वह कोई हरकत कर दे जिससे मुंशी जी उसे बच्चा ना समझे, उसे बड़ा समझे। मसलन बजाय छिपाकर एक बार मुंशी जी के सामने ही उनके रेजर से अपनी दाढ़ी बनाने लगे। उसका मन शोक से भर गया। इससे क्या फायदा? विनोद ने तो कई बार उसे गली के अंधेरे में झेपते हुए निकलते देखा है। कई बार उसने ऐसा किया कि चुपचाप कमरे में घुसकर सोई हुई राजकुमारी की चारपाई पर न जाकर अपनी ही चारपाई पर जाकर चद्दर ओढ़कर ठिठुरते हुए लेट गया। ताज्जुब की बात यह है कि इस तरह बजाय ठंड में सिकुड़कर जगते रहने के लिए वह ज़्यादा जल्दी सो गया, लेकिन हर बार रात को किसी न किसी समय राजकुमारी अपनी चारपाई से रजाई समेत उसकी चारपाई पर आ गई और उसके साथ लेट गई। राजकुमारी के साथ लेटते ही वह फिर उसी निश्चित दुनिया में डूबने उतरने लगता। आज भी उसने सोचा कि अपनी चारपाई पर सोए, लेकिन इससे कुछ फायदा था नहीं, इसलिए वह सीधे राजकुमारी की रजाई पर चला गया। उसके स्पर्श से अपने को भरसक बचाते हुए लगभग पार्टी पर सिमट गया। दिन भर की थकान ने जल्दी ही उसे सोने जागने की बीच वाली स्थिति में पहुंचा दिया। पप्पू का एक दिन खत्म हुआ। वह दिन भी उसके और तमाम दिनों की तरह था, जिसके बीतने ना बीतने का पप्पू या किसी और के लिए अर्थ नहीं था। कल रात बड़ी देर तक पप्पू जागता रहा। अनिल दादा के साथ बनाई गई स्कीम ने उसके मन को आजकल काफी उर्वर बना दिया। उस स्कीम में अपने को भिन्न भिन्न भूमिकाओं में फिट कर वह ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। कल रात भी काफी देर तक उसी स्कीम के बारे में सपने देखता रहा, इसलिए आज उठने में उसे देर हुई। ठीक तरह से ना सोने से उसका बदन टूट रहा था। बाहर बरामदे में कुछ खटपट हुई। पप्पू हड़बड़ाकर चारपाई पर उठ बैठा। लगता है मुंशी जी उठ गए और बरामदे में उठकर शेव कर रहे हैं। पप्पू को दिक्कत महसूस होने लगी। रोज वह ऐसे समय तक उठ जाता है जब मुंशी जी अभी ऊपर से नीचे उतरते होते हैं। तब तक पप्पू निपट निबट कर घर से बाहर निकल जाता है। घर वह वापस ऐसे समय आता है जब मुंशी जी ट्यूशन के लिए या किसी और काम के लिए बाहर निकल चुके होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में ही खाना खाकर वह उनके पास लौटने के लिए फिर बाहर वापस आने से पहले ही निकल जाता है। आजकल तो खास तौर से उनके सामने पड़ने से डरता है। पिछले हफ्ते उन्होंने एग्जामिनेशन फीस जमा करने के लिए रुपए दिए थे और पिछले साल की ही तरह पप्पू ने उन रुपयों को सिनेमा देखने और खाने पीने में खर्च कर दिया था। अब वह रोज यही सोच सोच कर डरता रहता है कि मुंशी जी उससे रसीद ना मांग ले। हालांकि अब तो करीब 1 हफ्ता हो रहा है और पप्पू बड़े आराम से रसीद के खो जाने का बहाना बना सकता है, लेकिन उसे पता है कि मुंशी जी चाहे कहे भले कुछ नहीं, किंतु उनकी आंखों में तैरता अविश्वास उससे कुछ कह देगा और पप्पू इन्हीं आंखों से बचना चाहता है। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता। मुंशी जी बाहर बरामदे में बैठे दाढ़ी बना रहे थे। राजकुमारी रसोई में थी। पप्पू चुपचाप चारपाई पर बैठा था। राजकुमारी ने उसे चाय का गिलास वहीं ला दिया। बिना मुंह धोए वह चाय नहीं पीता, लेकिन आज वह धीरे धीरे चाय सुड़कने लगा। बिना मुंह धोए चाय का स्वाद अजीब सा कड़वा लग रहा था। उसने आधी से ज्यादा चाय गिलास में छोड़कर गिलास जमीन पर रख दी। राजकुमारी किसी काम में कमरे में आ रही थी। पप्पू को लगा मुंशी जी आ रहे हैं। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और राजकुमारी के अंदर घुसने के पहले ही गिलास उठाकर बाहर निकल गया। बाहर मुंशी जी निर्विकार भाव से अपनी एक बार छिली दाढ़ी पर दोबारा साबुन लगा रहे थे। पप्पू ने चाय का गिलास आंगन के नल पर रख दिया और पेट में घुस गया। इस पूरे समय वह अपनी आंखें झुकाए रहा, जिससे मुंशी जी नजरें न मिल पाए। टॉयलेट में पप्पू बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन कितनी देर तक बैठता। बिन्नी अगर ट्यूशन पढ़ने आ जाती तो शायद कुछ बचत होती, लेकिन बिन्नी भी आज देर कर रही है। लगता है विनोद भैया अभी ऊपर गए हैं और शायद वह भी छत पर ही होगी। पप्पू को विनोद
और बिन्नी का वो प्रकरण याद आ गया जब वह छत पर जाकर के उनको एक साथ देख लिया था। पूरी तरह सन्न हो गया था। पप्पू जड़ बन गया और एक जगह खड़ा होकर सुनने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे इतना तो साफ समझ आ गया था कि वहां विनोद और बिन्नी थे। ना दिखाई पड़ने के बावजूद उसका शरीर लकड़ी की तरह कड़ा हो गया था और वह चुपचाप जीने से उतरकर नीचे आ गया। इस दृश्य की कल्पना मात्र से ही एक बार फिर उसका शरीर अकड़ गया। वहां ज्यादा देर बैठने पर मुंशी जी टूटे शीशे को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में अभी भी चेहरे पर बचे कुचे बालों को खरोचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही साल पहले तक तो पप्पू इस बात पर हंसता था। मुंशी जी महीने में 2 से ज्यादा ब्लेड इस्तेमाल नहीं करते। नया ब्लेड आने पर शुरू के 2-3 दिन तो उनकी दाढ़ी ठीक से बन जाती थी। बाद में जैसे जैसे ब्लेड पुराना पड़ता जाता, वे 4-4, 5-5 बार पानी में ब्रश भिगो कर चेहरे पर फिराते और सेफ्टी रेजर चलाते। लगता है ब्लेड अब बहुत पुराना हो गया और मुंशी जी के लाख कोशिश करने पर भी ठुड्डी के आसपास के बाल निकल नहीं पा रहे थे। उन्हें भिन्न भिन्न अदाओं में दाढ़ी बनाते देखकर पप्पू कितना हंसा करता था। चाय का गिलास हाथ में लेकर मुंशी जी हंसने का असफल प्रयास करते और डांट कर उसे पढ़ने बैठने को कहते। अब भी मुंशी जी को दाढ़ी बनाते देखकर पप्पू की आंखों में कभी कभी चमक आ जाती, लेकिन जितनी तेजी से चमक पैदा होती उससे कहीं ज्यादा तेजी से बुझ जाती। आज उसने कनखियों से मुंशी जी की ओर देखा, इस डर से कि कहीं मुंशी जी से आंखें ना मिल जाएं। वह नजरें झुकाए झुकाए आंगन के एक कोने से मिट्टी उठाकर नल के नीचे बैठकर हाथ मटियाने लगा। एकाएक किसी शीशे के बर्तन के फूटने की आवाज आई। पप्पू ने चौंक कर देखा। नल के पास उसने जो चाय का गिलास रख दिया था वही राजकुमारी के पैर से टकराकर टूट गया। अपराध बोध से उसका सिर फिर झुक गया। हालांकि वह जानता है कि मुंशी जी पहले की तरह अब तो ना उठकर ताबड़तोड़ उसकी धुनाई करेंगे और ना ही देर तक गुस्से से बड़बड़ाते रहेंगे, फिर भी चारों तरफ फैला हुआ यह सन्नाटा बोझिल हो गया। क्या टूटा? धीरे से मुंशी जी बुदबुदाए। किसी ने उत्तर नहीं दिया। राजकुमारी झाड़ू ले आई। वह बैठकर कांच उठाने लगी। पप्पू अनावश्यक रूप से नल के बहते पानी के नीचे हथेलियां उलटता बुलटता रहा, फिर एकदम से उठकर बाहर निकल गया। जाड़े की धूप आंगन तक तो आ गई, लेकिन अभी तक गली की हद में नहीं पहुंची थी, इसलिए गली अभी ठिठुर रही थी। पप्पू ने सिर्फ पजामा कमीज पहन रखा था। उसे ठंडक लगने लगी थी। उसने हथेलियां रगड़ते हुए तेज चाल से गली पार की और सड़क पर आ गया। सड़क के कुछ हिस्सों पर धूप छोटे छोटे टुकड़ों में नाच रही थी। धूप के एक वृत्त में खड़े होकर उसने घरमाहट ली। पिछले हफ्ते मुंशी जी ने उसे इम्तिहान की फीस जमा करने के लिए 40 रुपए दिए थे। उनमें से 3-4 रुपए अभी भी उसकी जेब में थे, यानी अभी 2-3 दिन तक आराम से बैठकर वह चाय पकौड़ी खा सकता था। पिछले साल इतना ही पैसा लगभग 1 महीने चला था। इस साल कम चला क्योंकि कई दिन पप्पू को अनिल दादा और उसके दोस्तों को भी खिलाना पड़ा। कल अनिल दादा को पूरी 1 पैकेट सिगरेट खरीदकर भी उसी ने दी थी। सामने सीताराम की दुकान पर उसका छोकरा धीरे धीरे भट्टी की आग सुलगाने के लिए पंखी जल रहा था। वहां जाना ठीक नहीं था क्योंकि सीताराम की दुकान पर विनोद का अड्डा था और थोड़ी देर बाद ही उसके पहुंचने की पूरी संभावना थी। इसलिए पप्पू शंकर की दुकान की ओर बढ़ा। उधर बाईं तरफ दूर पर आड़ में एक दुकान थी जहां फिलहाल न विनोद द्वारा देखे जाने का भय था और न मुंशी जी द्वारा। विनोद तो खैर देख भी लेगा तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर मुंशी जी देख लेंगे तो जरूर भाग जाएंगे। उन्हें यह पता है कि पप्पू के पास दुकान पर चाय वाय के लिए पैसे 2-3 तरह से ही आ सकते हैं। या तो वह चोरी करे, या स्कूल की फीस न जमा करे, या किताब कॉपी बेच दे। चोरी का तो कोई सवाल नहीं क्योंकि बहुत दिनों से मुंशी जी की जेब में कुछ नहीं रहता। पहले जरूर पप्पू माँ या मुंशी जी की आंखें बचाकर किसी कील या खूंटी पर टंगी मुंशी जी की कमीज से पैसा चुरा लिया करता था और उसके लिए पकड़े जाने पर बुरी तरह पीटा जाता था। माँ या मुंशी जी द्वारा उस बहुत सख्त निगरानी रखने पर भी कई कई दिन तक उसके माथे में एक भी पैसा उसके हाथ ना लगता। तब वह स्कूल की फीस बचाकर सिनेमा देखता या होटलबाजी करता और नाम कट जाने पर स्कूल जाने के लिए निश्चित समय पर घर से निकलता और दिन भर मटर गश्ती करने के बाद निश्चित समय पर घर पर वापस आ जाता।
दो एक महीने बाद भेद खुलने पर बेतहाशा धुनाई भी हो जाती। रात को माँ एक एक अंक सेकती और रोती, और सुबह विनोद जाकर उसका नाम फिर से लिखवाता। बाद में उसका स्कूल छूट गया और पप्पू को खर्च करने के लिए पैसे मिलना धीरे धीरे मुश्किल हो गया। अब या तो अपने से काफ़ी बड़े उम्र के लड़कों पर पैसों के लिए निर्भर करता, जिसके कारण अक्सर गली के लड़के उसे चिढ़ा चिढ़ा कर रुआंसा बना देते, और या फिर इम्तिहान की फीस जमा करने जैसा कोई इक्का दुक्का मौका मिल जाता है। जब उसकी जेब में कुछ पैसे होते हैं, वह उनसे एक आध सिनेमा देखने और 2-3 दिन किसी चाय की दुकान पर बैठने का शौक पूरा करता। पिछले साल की इम्तिहान की फीस जमा करना चाहता था, लेकिन जिस दिन वह स्कूल की फीस लेकर गया, उस दिन किसी मास्टर के मरने से स्कूल बंद हो गया। पप्पू जेब के पैसों की गर्मी से सिनेमा चला गया, जिसमें 2.5 रुपये खर्च हो गए। इतनी हिम्मत थी नहीं कि मुंशी जी से मांगता। कई दिन घात लगाने के बाद भी मुंशी जी या विनोद की जेबों में से कुछ नहीं मिला। जेब में पैसे के लिए वह कितने दिन तक घूमता, लिहाजा धीरे धीरे सारे पैसे खर्च हो गए। बोर्ड का रिजल्ट निकलने पर उसके बताए काल्पनिक रोल नंबर की तलाश में मुंशी जी बेचैन हाथ कितनी बार अखबार पर ऊपर नीचे घुमाते रहे, फिर थककर हवा में झूल लग गया वह अखबार। उन्होंने पहले की तरह ना किसी को कोसा ना डांटा, चुपचाप मेरिट लिस्ट में छपे लड़कों का नाम पढ़ने लगे। लेकिन उनकी आंखों में कुछ था जिसे देखकर पप्पू ने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि अगले साल खूब जमकर पढ़ेगा और अपनी नालायकी की छाप मुंशी जी के मन से मिटाकर रहेगा। लेकिन यह साल भी पिछले साल की तरह बीत गया और इस बार इम्तिहान की फीस जमा कराने का वक्त आया। तब उसके मन में कोई दुविधा ही नहीं थी। इस बार जेब में पैसे लेकर वह स्कूल की तरफ गया ही नहीं, सीधे सिनेमा हॉल की तरफ मुड़ गया। वैसे भी इम्तिहान देकर करेगा क्या, पास तो होना नहीं है। यह उसका हाई स्कूल का 3रा साल है। एक बार रेगुलर के रूप में बैठकर वह फेल हो चुका है, तो दूसरी बार प्राइवेट कैंडिडेट के इम्तिहान फीस न जमा करके इम्तिहान से मुक्ति पा चुका है। इसलिए इस बार इम्तिहान में फिर न बैठने का कोई दुख नहीं होता। वह शंकर की दुकान तक पहुंच गया था। वहां बाएं हाथ मुड़ा था। एक उचाट सी निगाह उसने शंकर की दुकान की तरफ डाली, जहां अभी कोई ग्राहक नहीं पहुंचा था और शंकर भी दुकान पर नहीं था। जिंदगी में अगर पप्पू किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वह है शंकर। शंकर की दुकान के सामने से गुजरते हुए उसे अपने अंदर आग का एहसास होने लगता। वह और भी छोटा होता। उसके मन में वहां गुजरते समय इच्छा जगती कि शंकर की दुकान पर इस तरह से पत्थर फेंक कर भागे कि पत्थर सीधा उसकी खोपड़ी पर जाकर टन से लगे। हालांकि कभी वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका, लेकिन उसके मन में बार बार यह इच्छा जरूर उठती, और आज भी उठी। उसने नफरत से दुकान के अंदर देखा। अंदर शंकर का सबसे छोटा लड़का गणेश बैठा था। गणेश पप्पू के साथ ही पढ़ता था। पप्पू उसे हमेशा गोबर गणेश कहकर अपने मन में खुश होता। कई बार खेल खेल में पप्पू से जबरदस्ती उलझ जाता और एक आध बार उसने तो उसकी पिटाई भी की थी। हर बार गणेश को गाली देते या पीटते समय पप्पू को एक क्रूर सुख का अनुभव होता। पप्पू की आंख गणेश से मिल गई। उसे लगा गणेश ने उसे रुकने का इशारा किया है। जरूर बच्चों को हिंदी की किताब चाहिए होगी। पप्पू ने खुद उसे उस दिन हिंदी की किताब सेकंड हैंड में बेचते देखा था। अब उसकी हिम्मत फिर से शंकर से पैसा मांगने की तो पड़ रही नहीं होगी। शंकर जैसा कंजूस दोबारा पैसा देगा भी नहीं, और स्कूल में फीस मास्टर साहब रोज किताब के लिए छड़ी लगाते होंगे। और देखो बेटा पिक्चर, किताब बेचकर पप्पू ने उपेक्षा से मुंह बिचकाया और आगे बढ़ गया। पप्पू को एक ना एक दिन इस शंकर के बच्चे से बदला जरूर लेना है। उसे आजकल अनिल दादा की संगति इसलिए भी और ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि अनिल दादा इधर फिल्मी स्टाइल की कोई रोमांचक कारगुजारी करना चाहता था। पप्पू ने ही उसे बताया था कि अगर शंकर की दुकान को लूटा जाए तो कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे। उतनी छोटी दुकान पर 10,000 रुपये मिलने की बात अनिल दादा के गले आसानी से उतरी नहीं, लेकिन उसके बाद में मान लिया क्योंकि पप्पू ने खुद शंकर को कई बार 100-100 के नोटों की गड्डियों को गिनते हुए देखा है। पप्पू के अलावा और भी कई लड़कों ने देखा है। वे सभी वही लड़के हैं जिनके माँ बाप अक्सर शंकर के हाथों जलील होते रहते हैं। आजकल अनिल दादा पप्पू और दूसरे लड़कों के साथ शंकर को लूटने की स्कीम पर बहस करता रहता है। 2-3 छुरों का इंतजाम हो गया, बस एक पिस्तौल की जरूरत है। काले कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर पार्क में ही वन भैरव शैली की नकाबें बनाई गई। आज अनिल दादा अपने साथ कुछ और हथियार और होशियार किस्म के लोगों को लेकर आने वाला था और उनके साथ बैठकर योजना को अंतिम रूप देना था। पिछले कई महीनों से अनिल दादा के साथ मिलकर यह योजना बना रहा है। दरअसल अनिल दादा ने
एक फिल्म देखी थी जिसमें 4 नकाबपोश लड़के मिलकर एक बैंक लूटते हैं। तब से वह इसी स्कीम पर काम कर रहा है। उसने पप्पू को भी कई बार यह फिल्म दिखाई थी। पप्पू इस समय अनिल दादा का काफी नजदीकी हो गया है। अनिल दादा मोहल्ले भर का दादा है। पप्पू की उम्र के लड़के या तो उससे डरते हैं या उसके साथ ही ललायित रहते हैं। छोटे मोटे दुकानदार भी उससे जल्दी नहीं उलझते। पिछले कई सालों से वह हाई स्कूल का इम्तिहान दे रहा है। स्कूल छूटने के बाद पप्पू अनिल दादा के करीब आ गया। पप्पू ने ही शंकर की दुकान लूटने का आइडिया दिया था। तब से वह और करीब आ गया। आजकल वे लोग पार्क के किनारे पर बैठते हैं, आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। अंधेरा होने पर बस्ती के बाहर सड़क पर टहलने निकल जाते हैं और देर तक टहलते हुए किसी पुलिया पर बैठकर योजनाएं बनाते हैं। और योजना बनाते बनाते अक्सर पप्पू का मन रोमांच से भर उठता है। आजकल उठते बैठते सोते जागते हुए अपनी को आंखों पर वन भैरव की तरह पट्टियों पर नकाब बांधे हाथ में पिस्तौलिये महसूस करता है। एकाएक अपने को चारों तरफ से हथियारबंद खूंखार नौजवानों से घिरा देखकर थुलथुल शंकर कैसे घबराएगा, किस तरह रोनी सूरत बनाएगा, सोच करके मन ही मन खुश होता है। शंकर की दुकान पीछे छूट गई और वह चाय की दुकान तक पहुंच गया। उसने 100 ग्राम जलेबी खाई, फिर पानी पीकर गिलास में उंगलियां डुबोकर धोई। उसका मन वहां बैठने को था नहीं। वह जल्द से जल्द अनिल दादा तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अनिल दादा अभी पार्क में आया नहीं होगा। उसने गर्म चाय ली और धीरे धीरे पीने लगा। कुछ देर तक वहां बैठने के बाद जब उसे लगा कि शायद अनिल दादा पार्क में आ गया है, वह उठा, दुकानदार को पैसे दिए और पार्क की तरफ चल दिया। पप्पू आज शायद रोज के मुकाबले पहले पार्क पहुंच गया था। अभी तक पार्क लगभग खाली था। खास तौर से वह कोना जहां अनिल दादा अपनी टीम के साथ बैठता था पूरी तरह खाली था। दिसंबर की गुनगुनी धूप ने पार्क के हर कोने को घेर लिया था। वहां बैठने में जो सुख था उसने ना चाहते हुए भी पप्पू को अपनी तरफ खींच लिया। पप्पू पार्क के कोने में जाकर बैठ गया। उसके और उसके साथियों के लिए यह कोना इसलिए था क्योंकि वे लगभग रोज ही वहीं बैठते थे और उनकी बदमाशियों की वजह से मोहल्ले का कोई बुजुर्ग या महिला वहां बैठने की हिम्मत नहीं करते। पप्पू उबा सा बैठा जमाइयां लेता रहा। धूप की गर्माहट ने और ऊब ने ऐसा माहौल पैदा किया कि वह लेट गया और धीरे धीरे ऊँघने लगा। एक कुत्ता आकर उसके पास बैठ गया और उसका पैर चाटने लगा। उसने लेटे लेटे ही उस पर एक लात जमाई। कुत्ता उठकर दूसरी तरफ मूंगफली वाले के पास चला गया। पार्क में उसके अलावा 2-3 खोमचे वाले भी थे जो ग्राहकों के अभाव में रेलिंग के सहारे बैठकर बतिया रहे थे। कुछ आवारा गायें और बकरियां और मोहल्ले के एक रिटायर्ड रेलवे गार्ड थे जो सामने अखबार फैलाए कितनी देर से बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। पप्पू जहाँ बैठा था वहाँ घास काफी सख्त थी। दूसरी तरफ नर्म हरी घास का टुकड़ा दिखाई दे रहा था। पप्पू का मन हुआ उठकर वहां चला जाए, लेकिन वहीं बैठे बैठे वह थोड़ी ही देर में सो गया। पप्पू की नींद खुली तब तक कई लड़के उसके इर्द गिर्द आकर बैठ चुके थे। कुछ लड़के रोज की तरह अपनी क्लासों से भागकर आए थे। कुछ पप्पू की तरह थे जो फीस उड़ा गए थे और नाम कट जाने की वजह से बजाय स्कूल जाने के पार्क में बैठने लगे थे। जब तक उनके माँ बाप को इस बात का पता नहीं चलेगा और अच्छी तरह कुटाई नहीं होगी, फिर फीस जमा करके उसका नाम नहीं लिखवाया जाएगा, तब तक वे यहाँ आते ही रहेंगे। वे किसी फिल्मी हीरोइन के रोमांस के बारे में आधिकारिक ढंग से बातें कर रहे थे। पप्पू बिना उत्सुकता से उनकी बातें सुन रहा था। अनिल दादा अभी तक आया नहीं था। आजकल पप्पू को सिर्फ उसी की बातों में मजा आता है। थोड़ी देर में अनिल दादा भी आ गए। उसके साथ एक और दुबला पतला मरियल सा लड़का था जिसने मैली सी पैंट और गंदी फटे कॉलर वाली कमीज पहन रखी थी। पप्पू को निराशा हुई। उसे उम्मीद थी कि आज अनिल दादा अपने साथ पूरे गैंग को लाएगा जिसकी अक्सर वह डींगे हाँकता है। आया भी तो सिर्फ एक आदमी के साथ, वह भी किसी मरियल, जैसे किसी साइकिल के पंक्चर जोड़ने की दुकान का मिस्त्री हो। पप्पू का ख्याल सही निकला। बाद में जब अनिल दादा ने पप्पू की आंख का इशारा किया, वे उठकर बाकी लड़कों से अलग बैठ गए। तब पप्पू को पता चला कि वह सचमुच कटरे में साइकिल रिक्शे के पंक्चर जोड़ने की दुकान चलाता है। अनिल दादा और मिस्त्री फुसफुसाकर बात करने लगे। पप्पू को मिस्त्री की क्षमता पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब अनिल दादा ने उसके कई किस्से सुनाए तो उसे विश्वास हो गया कि वह सचमुच को दादा किस्म का आदमी है। अनिल दादा ने मिस्त्री की आंखों में इशारे से शंकर का घर दिखाया। मिस्त्री ने बड़े अनुभवी ढंग से चारों तरफ का मुलाहिजा किया। उसने इस ढंग से कुछ सवालात किए जिससे यह साबित होता था
कि उसे इस तरह की वारदातों में शरीक होने का काफ़ी अनुभव है। पप्पू कुछ कुछ अविश्वास से और अनिल दादा पूरे विश्वास से उसके जवाब देते रहे। उन्होंने पूरी स्कीम फिर से एक बार दोहराई। हालांकि यह स्कीम सैकड़ों बार दोहराई जा चुकी है, लेकिन पप्पू पूरी उत्तेजना के साथ एक एक तफसील सुनता रहा और अपने सुझाव देता रहा। मिस्त्री अनुभवी आदमी की तरह हथियारों की बातें करने लगा। हालांकि अनिल दादा ने भी कई बार कहा था कि उनके पास एक रामपुरी चाकू और एक पिस्तौल है, लेकिन उसने कभी दिखाया नहीं था। पप्पू एक बार पिस्तौल देखना चाहता था। मिस्त्री ने आश्वासन दिया कि उसे पिस्तौल जरूर दिखाएगा। वह लूट में खुद पिस्तौल लेकर शरीक होना चाहता था, लेकिन चूंकि पिस्तौलें सिर्फ 2 थी, इसलिए तय हुआ कि पिस्तौल सिर्फ अनिल दादा और मिस्त्री के पास रहेगी। पप्पू को रामपुरी चाकू दिया जाएगा और दूसरे लड़के भी चाकू रखेंगे। दूसरे लड़कों की लिस्ट पहले की तरह फिर से बनाएगी। मिस्त्री ने अपने साथ एक लड़का लाने की बात की। पहली लिस्ट में शामिल लड़कों में से कुछ के बारे में पप्पू का ख्याल था कि वे कायर है, कुछ को अनिल दादा डरपोक समझता था। लिहाजा पहले कई बार की तरह एक बार फिर लड़कों के नाम काटे गए, कुछ एक जोड़े गए। मिस्त्री को जल्दी थी। वह बार बार शिकायत कर रहा था कि अनिल दादा उसे धंधे के टाइम से उठा लाया था। कई बार उसने उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात निकल आती और वह रुक जाता। अंत में वह उठ खड़ा हुआ। जाते जाते पप्पू ने बड़ी अजीजी के साथ उसे पिस्तौल दिखाने का वादा करा लिया। तय हुआ कि शाम को अनिल दादा पप्पू को लेकर उसके घर जाएगा, वहीं वह पप्पू को पिस्तौल दिखाएगा। पप्पू पिस्तौल देखने के विचार से ही रोमांचित हो गया। चलते चलते मिस्त्री अनिल को पप्पू से थोड़ा हटकर एक किनारे ले गया। वे फुसफुसाकर कुछ बातें करने लगे। बीच बीच में पप्पू की तरफ देखकर उनकी आंखों में शरारत भरी चमक तैरने लगी। वे जिस तरह बीच बीच में मुस्कुराते और एक दूसरे की तरफ देखते मटकाते, पप्पू उनके बीच रही बातों को काफी हद तक अंदाज लगा रहा था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। काफी लड़के उसके आसपास बातचीत में मशगूल थे, इसलिए उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया। अगर किसी ने देख लिया तो मोहल्ले भर में लड़कों में बात फैल जाएगी। वैसे भी लड़के उसके और अनिल दादा के संबंधों को लेकर उसे कितना चिढ़ाते हैं। पहले तो रुआंसा हो जाता था, लेकिन अब उसे अच्छा लगता है। मिस्त्री चला गया। अनिल दादा पप्पू के पास आकर बैठ गया। पप्पू का मन क्षोभ से भरा हुआ था। वह दूसरी तरफ देखता रहा। उसने दादा से कई बार साफ साफ कह दिया कि वह उसके साथ तो तैयार है, लेकिन उसके दोस्तों के साथ नहीं। लेकिन उसके बावजूद पप्पू को अनिल दादा बीच बीच में अपने दोस्तों के पास ले जाता रहा। 2-1 बार पप्पू ने साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन अनिल दादा ने अपने उसके संबंधों की बात मुंशी जी को बताने की धमकी देकर उसका प्रतिरोध तोड़ दिया। अनिल दादा ने पप्पू से बात करने की कोशिश की, लेकिन पप्पू उसकी बात को न सुनने का बहाना किए हुए दूसरी तरफ देखता रहा। अनिल दादा झल्लाकर उठा और थोड़ी देर दूर पर बैठे हुए दूसरे लड़कों के साथ बैठ गया। पप्पू अब अकेला रह गया। धूप अब काफी तेज हो गई थी। पप्पू ने अंदाजा लगाया 11 से कम क्या बजे होंगे। उसे काफी तेज भूख लगाई। उसने उठकर घर जाने का इरादा किया, लेकिन आलस में बैठा रहा। क्या करेगा घर जाकर? उसके खाने या ना खाने का किसी पर क्या असर पड़ेगा? मुंशी जी खाकर निकल गए होंगे, विनोद नहा रहा होगा, या हो सकता है वह भी खा पीकर निकल गया हो। राजकुमारी उसके लिए एक थाली में खाना निकालकर खुद खा लेगी। उसका खाना पड़ा रहेगा। जिस दिन वह दिन में नहीं खाने जाता, उस दिन शाम को बर्तन मांजते समय राजकुमारी उसका खाना गली में फेंक आती। वहां आवारा कुत्ते उसे खा आते। ना कोई उससे दिन में खाना खाने की वजह पूछता, ना किसी को वह बताता। जब उसके खाने न खाने का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह क्यों जाए घर? अभी भी उसकी जेब में कुछ पैसे थे। वह किसी चाय की दुकान पर बंद मक्खन खाकर चाय पिएगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि किसी छुट्टी के दिन मटर गश्ती करने में बहुत देर हो जाती थी, लेकिन घर पहुंचने पर हमेशा माँ इंतजार करती मिलती थी। पहुंचते ही उसकी पिटाई करती, फिर नहलाकर अपने साथ खाने बैठाती। मुंशी जी घर में मौजूद होते तो वे भी खाना खाने के पहले बाद में उसे 2-1 हाथ लगाते। राजकुमारी भी अभी हाल तक तो उसके खाना ना खाने पर कितना खोद विनोद करती। पप्पू के रूखे ढंग से जवाब देने पर मुंशी जी से शिकायत करने की धमकी देती। अब तो वह भी कुछ नहीं कहती। कई दिनों तो लगातार दोनों वक्त का खाना फेंकना पड़ता, लेकिन इस बात का पता सिर्फ राजकुमारी और पप्पू को रहा है। ना विनोद को पता चला और ना मुंशी जी को। पप्पू चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर में अनिल दादा उठकर फिर उसके पास आए। उसने उसे खुश करने के लिए टोस्ट मक्खन खिलाने की बात कही। पप्पू को मालूम है था कि अंत में उसे अनिल दादा की ही बात माननी पड़ेगी। उसे खूब जोरों से भूख भी लगी थी, अतः वह उठ खड़ा हुआ। पार्क के अंदर एक रेलिंग के सहारे अनिल दादा की साइकिल खड़ी थी। अनिल दादा ने साइकिल का ताला खोला और पप्पू को साइकिल थमा दी। पार्क के बाहर निकलने पर वह आगे डंडे पर बैठ गया।
पप्पू साइकिल चलाने लगा। मोहल्ले की किसी चाय की दुकान पर बैठना मुश्किल था, क्योंकि किसी भी समय मुंशी जी और विनोद उसे देख सकते थे। इसलिए उसने साइकिल पॉलीटेक्निक की तरफ मोड़ ली। थोड़ी चढ़ाई थी, इसलिए पप्पू जल्दी ही हांफने लगा। अनिल दादा ने उसे उतारकर आगे बैठा लिया और खुद चलाने लगे। चढ़ाई खत्म होते ही अनिल दादा ने उसे चिढ़ाया, अरे बच्चों, इतनी जल्दी हांफने लगे? इसी बूते पर शंकर की दुकान के यहाँ चढ़ोगे का? पप्पू झेप गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल इधर ही वह इतनी जल्दी हांफने लगा है। पहले जब नया नया उसने साइकिल चलाना सीखा था तो कितने शौक से 3-3 लोगों को बैठाकर साइकिल चलाता था। विनोद कॉलेज से लौटता कि वह सबकी आंख बचाकर उसकी साइकिल लेकर निकल जाता। मोहल्ले भर के लड़कों को बैठाकर घुमाता रहता और माँ के लाख मना करने पर भी सड़क पर अपने से बड़े लड़कों को बैठाकर साइकिल चलाता। उसे बैठाकर कोई और साइकिल चलाए, यह उसे अपमान लगता था। कितनी बार कहा है कि सुबह उठकर दंड बैठक किया करो, सो तो होगा नहीं, बस शंकर की दुकान के लूटने की धुन लगी है। अनिल दादा का चिढ़ाना जारी था। झेपा हुआ पप्पू कैसे बताए कि अपने उस दरबानुमा घर में वह कहाँ दंड बैठक करे। अनिल दादा के बहुत चिढ़ाने पर उसने कई बार शुरू भी किया, लेकिन हास्यास्पद बन जाने के डर से उसे जल्दी ही छोड़ना पड़ा। एक बार तो बड़े नियमित रूप से वह एकदम सवेरे उठकर छत पर 3-4 दिन गया, लेकिन तीसरे या चौथे दिन ही जब वह 15 बैठक मारकर तीसरा दंड निकाल रहा था तो उसे लगा कि सामने की छत पर कोई हंस रहा है। ना जाने बिन्नी कब वहां आकर खड़ी हो गई थी और उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। शर्म से पप्पू वही दीवार की आड़ लेकर बैठ गया। जब उसे विश्वास हो गया कि बिन्नी चली गई है, तब वह तेजी से झुका झुका ही सीढ़ियों की तरफ भाग निकला। लगता है बिन्नी ने यह बात विनोद को भी बता दी, क्योंकि दूसरे दिन जब पप्पू देर से उठकर कमरे के बाहर आया तो बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा विनोद उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया और फिर अखबार पढ़ने लगा। उसके बाद पप्पू का शरीर बनाओ अभियान ठप पड़ गया। रास्ते में अनिल ने बताया कि मिस्त्री ने जाते समय उन्हें मैटिनी शो दिखाने का वादा किया है। वह उन्हें सिनेमा हॉल पर ही मिलेगा। सिनेमा खत्म होने पर वह उसके घर जाएंगे और वहां वह पप्पू को पिस्तौल दिखाएगा। पप्पू उसका मतलब तो समझ गया, लेकिन चुप रहा। पॉलीटेक्निक के पास एक चाय की दुकान पर साइकिल रोककर वे उतर पड़े और बाहर पड़े एक बेंच के पास साइकिल खड़ी कर उसी बेंच पर बैठ गए। अभी मुश्किल से 12 बज रहे थे। उन्हें 3 घंटे बिताने थे। वे आराम से दुकान पर बैठे रहे। अनिल अखबार उलटता पुलटता और पप्पू धीरे धीरे चाय पीता रहा। उसे बड़े जोरों की भूख लगी हुई थी। अनिल उसे टोस्ट मक्खन खिलाने को कहकर लाया था, लेकिन उसने सिर्फ 2 समोसे मंगाए, जिसमें से दोनों ने एक एक खाए। लगता है उसकी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। एक समोसा खाने से पप्पू की भूख और बढ़ गई थी। एक बार उसने सोचा कि अपने जेब के पैसों से कुछ मंगा ले, लेकिन फिर खामोश रह गया। कहीं रास्ते में अनिल से पीछा छुड़ाकर कुछ खा लेगा। चाय खत्म हुई तो अनिल ने पैसे दिए और वे उठ खड़े हुए। अभी बहुत समय था। वे पैदल ही वापस मोहल्ले की तरफ बढ़े। रास्ते में अनिल ने शंकर वाली स्कीम के बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन भूख से कुल बुलाते पप्पू को ज़्यादा रस नहीं आ रहा था उसमें। वह लगातार अनिल से छुटकारा पाकर किसी चाय की दुकान तक जाने की सोच रहा था और पार्क तक पहुंचते पहुंचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने अनिल से कहा, तुम बैठो, मैं अभी घर से खाना खाकर आता हूँ। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? अभी कहाँ, सवेरे से तो तुम्हारे ही चक्कर में हूँ। तभी अनिल कुछ कहना चाहता था, लेकिन पप्पू ने उसे मौका नहीं दिया। वह उसे पार्क के फाटक पर छोड़कर एकदम से मुड़ गया। पप्पू ने अपनी गली के पास पहुंचकर पीछे देखा। अनिल पार्क के एक कोने में बैठे लड़कों के पास बैठ चुका था। उसकी पीठ पप्पू की तरफ थी। पप्पू तेजी से अपनी गली को पीछे छोड़ता हुआ शंकर की दुकान की तरफ बढ़ गया। वहां से वह उसी रफ्तार से बाईं तरफ मुड़कर सवेरे वाली चाय की दुकान में पहुंच गया। उसने जल्दी जल्दी बंद मक्खन खाया, 100 ग्राम पकौड़ियाँ खाई, चाय पी और उठ खड़ा हुआ। तब वह वापस पार्क में पहुंचा तो अनिल को ताज्जुब हुआ। अरे, तुम इतनी जल्दी खाना खाए? पप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सर हिलाकर उस मंडली में शरीक हो गया जिसमें कई लड़के घेरा बनाकर किसी विषय पर बड़े जोर जोर से बातें कर रहे थे। अनिल और एक दूसरे लड़के में बहस हो रही थी। अनिल तरह तरह की दलीलें देकर साबित करने की कोशिश कर रहा था कि शरीर बनाने के लिए दंड बैठक सबसे अच्छा उपाय है, जबकि दूसरा लड़का जिम्नासियम के बारे में अंग्रेजी कसरतें करने का पक्षधर था। पप्पू के पहुंचने के पर एक क्षण में विराम आया, लेकिन फिर उसी जोर खरोश से बहस शुरू हो गई। पप्पू को शरीर बनाने से संबंधित बहस को लेकर घबराहट होती है। अक्सर इस तरह की बहसों से वह मोहल्ले के लड़कों में से ही उदाहरण चुने जाते हैं और पप्पू की खिंचाई होती थी। और आजकल मोहल्ले के लड़कों में
आपसी बातचीत का यह सबसे अहम मुद्दा होता था। पप्पू इस तरह की बहस को लेकर बचने की कोशिश करता है और आज भी बहस का विषय जानते हैं कि उपेक्षा करके दूसरी तरफ वह देखने लगा। वह दिखा रहा था कि जैसे वह कुछ सुन ही ना रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके कान की लवें लाल होने लगी। बहस में उदाहरणों का नंबर आने लगा और जल्दी ही खराब शरीर वालों का जिक्र आने पर उसका भी नाम आ गया। श्रोताओं ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। पप्पू उपेक्षा से दूसरी तरफ देखता रहा। अनिल उसकी कमजोरी जानता था, इसलिए जल्दी ही उसने बात को बदल दिया। लेकिन उससे बहस करने वाले लड़कों को पता था पप्पू अनिल की कमजोरी है। वह बहस में हार रहा था, इसलिए अनिल को मजाक का पात्र बनाने के लिए वह बार बार पप्पू का नाम ले आ रहा था। बाकी लड़कों को भी मजा आ रहा था। वे लगातार पप्पू की आंखों पर कटाक्ष कर रहे थे, लिहाजा क्या करें। पप्पू को अपनी आंखों की वजह से कई बार शर्म का सामना करना पड़ा है। शुरू से ही उसकी आंखें अजीब पनियाई पनियाई सी रहती थी। दर्जा 4 का पढ़ा पाठ उसे अक्सर याद आ जाता, जिसके मुताबिक चाचा नेहरू बच्चों की आंखों में देश का भविष्य देखते थे। कैलेंडरों और पत्रिकाओं की तस्वीरों में उसने चाचा नेहरू के बच्चों की आंखों को मुस्कुराते हुए झांकते देखा है। बच्चों की आंखों में सपनों का अक्स दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट था कि सपना काफी अच्छा होता होगा, तभी तो चाचा नेहरू हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तस्वीर वाले बच्चों की आंखें कितनी नीली, साफ और चमकदार होती हैं। उन बच्चों को देखते हुए पप्पू हमेशा हीन भावना से ग्रस्त हो जाता। अच्छा हुआ कभी चाचा नेहरू से मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो अगर कहीं वे उसकी आंखों में झांक लेते तो उसकी पनियाई निस्तेज आंखों में उन्हें ना जाने क्या दिखाई देता। तुम्हारी आंखें इतनी निस्तेज क्यों हैं? लगता है जैसे पीलिया के मरीज हो। अरे पीलिया वीलिया कुछ नहीं, आजकल के लड़के अपने जमाने के तो हैं नहीं, इसी उम्र में ना जाने कौन कौन से कुटे पाल लेते हैं। ड्राइंग मास्टर ने हल्के से पंडित जी को आंख मारी तो पप्पू पूरी तरह से रुहासा हो उठा था। एक बार उसने बड़ी मुश्किल से अपनी कॉपी बंडल के ऊपर रखी और फिर रस्सी से बांधा और पंडित जी के सामने वाली मेज पर रख दिया। पंडित जी ने शायद उसका मन रखने के लिए कहा, अरे नहीं, ये तो सीधा साधा लड़का है, इसमें इसकी गलती भी क्या है। आजकल लड़कों को घी दूध तो खाने को मिलेता ही नहीं। आंखें पीली नहीं होंगी तो क्या उनसे तेज बरसेगा? आप भी पंडित जी। इसके बाद पूरा वाक्य सुनने के लिए पप्पू रुका नहीं। पीछे से आती हुई ड्राइंग मास्टर और संस्कृत के पंडित जी की हंसी उसकी पीठ से टकराकर उसके मन में शर्म और पीड़ा के दंश चुभाती रही। पप्पू को अपने ड्राइंग मास्टर से नफरत है। एक बार तिमाही के नंबर बताने के लिए उन्होंने अपने घर बुलाया। घर पर कैसा गंदा काम उसके साथ करना चाहते थे कि पप्पू रोने लगा और प्रिंसिपल साहब से शिकायत करने की धमकी दी। तब कहीं उसे छुटकारा मिला। तब से ड्राइंग मास्टर कोई भी मौका मिलते उसे जलील करने से नहीं चूकते थे। उसने कई बार सोचा कि क्लास के लड़कों को ड्राइंग मास्टर की बदमाशी बता दे, लेकिन हमेशा यह सोचकर चुप हो जाता कि लड़के उसी को ही चिढ़ाएंगे। बाद में जब उसने अनिल दादा से ताल्लुकात बन गए थे, तब उसने एक दिन उसे बताया था कि एक बार जब फिर ड्राइंग मास्टर ने उसे अपने घर बुलाया तो पप्पू अनिल को साथ लेकर गया। अनिल की दादागिरी से स्कूल के लड़के ही नहीं, अध्यापक तक वाकिफ थे। उसने ड्राइंग मास्टर को उनके घर पर माँ बहन की खूब गालियां दी। तब से उन्होंने पप्पू को परेशान नहीं किया। बहस में बार बार पप्पू का नाम लेने से अनिल चिढ़ गया। उसने 2-3 गालियां हवा को दी और साथ बैठे लड़के समझ गए। उन्होंने फौरन बात का विषय बदल दिया। अब पप्पू ने थोड़ा आश्वस्त महसूस करते हुए अपने को घास पर फैला दिया। धूप तेज हो गई थी और सीधी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। धूप से बचने के लिए उसने एक हाथ अपनी आंखों पर रख लिया था। लेटे लेटे बगल में ही उत्तेजित भैंस के स्वर धीरे धीरे अस्पष्ट होने लगे और ऊँघते ऊँघते वह झपकियां लेने लगा। जब अनिल ने उसे झिंझोड़कर उठाया तो धूप उस हिस्से से सरककर थोड़ी दूर जा बैठी थी। पप्पू समझ गया कि सिनेमा का वक्त हो गया है। वह चुपचाप उठकर अनिल के साथ पार्क से बाहर निकल गया। जब वे सिनेमा हॉल पहुंचे तो मिस्त्री टिकटें खरीदकर उनका इंतजार कर रहा था। सिनेमा शुरू होने में थोड़ा वक्त था, लेकिन वे अंदर जाकर बैठ गए। बाहर पप्पू और अनिल दोनों को घर के किसी आदमी द्वारा देखे जाने का खतरा था। हॉल में सबसे अगली सीट में सिर्फ एक सीट पहले उन्हें जगह मिली। इतना आगे बैठने से पप्पू की आंखें दर्द करने लगती हैं, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मिस्त्री दिखा रहा था। अगर वह कुछ कहता है तो वे दोनों उसका मजाक उड़ाएंगे और हो सकता है कि पीछे का टिकट खरीदने के लिए उसी से कुछ पैसा मांगने लगे। हॉल की बत्ती गुल होते ही मिस्त्री और अनिल ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अनिल को तो झेलने की आदत थी। बिना अगल बगल का ध्यान किए वह उसके गाल पर हाथ फेर रहा था और बीच बीच में चिकौटी भी काट लेता।
उन दोनों ने पप्पू को बीच में बैठा रखा था, इसलिए वह उठकर कहीं जा भी नहीं सकता था। जब केवल अनिल होता तो उसकी हरकतों से बेखबर पप्पू सिनेमा में दिलचस्पी लेने की कोशिश करता। लेकिन मिस्त्री तो कुछ ज्यादा ही फुअड़ था। उसे अगल बगल के लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी। अनिल ने भी थोड़ी ही देर में अपने को फिल्म में डुबो लिया और पप्पू को मिस्त्री के लिए छोड़ दिया। शायद तीनों में एक चुपचाप समझौता हो गया था। इंटरवल की रोशनी होते ही अनिल और मिस्त्री एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। पप्पू शर्म से डूबा पर्दे की तरफ देखता रहा और फिर झटके से बाहर निकल गया। निर्दोष्य बाहर वह सड़कों पर आने जाने वालों को देखता रहा। उसके पीछे पीछे वे दोनों भी बाहर निकल आए। पप्पू एक खंबे की आड़ में था, इसलिए वे उसे नहीं देख पाए। पप्पू भीड़ के पीछे होता हुआ बाथरूम में घुस गया। हॉल के अंदर वह तभी घुसा जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया। इधर उधर टकराते हुए वह अपनी सीट पर पहुंच गया। पिक्चर खत्म होने पर अनिल और मिस्त्री ने अपनी साइकिलें निकाली और पप्पू के साथ भीड़ में धीरे धीरे पैदल ही चलने लगे। भीड़ खत्म होते ही मिस्त्री ने पप्पू को अपनी साइकिल के आगे बैठा लिया और तीनों एक तरफ चल दिए। पप्पू जानता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। अंधेरा हो जाने पर अनिल हमेशा उसे नॉर्मल स्कूल के मैदान में ले जाता था। आज भी वहीं जा रहे हैं। नॉर्मल स्कूल के मैदान में पहुंचकर उन्होंने साइकिल एक किनारे खड़ी की। अनिल साइकिलों के पास रुक गया। मिस्त्री पप्पू को लेकर मैदान की दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी देर में मिस्त्री साइकिलों के पास लौट आया और अनिल पप्पू की तरफ चला गया और थोड़ी देर में दोनों लौट आए। साइकिलों पर सवार होकर वे मिस्त्री के घर की ओर चले। उसका घर गली में था। उन दोनों को गली में बाहर खड़ा करके मिस्त्री अंदर चला गया और थोड़ी ही देर बाद बाहर निकलकर उसने उन्हें इशारा किया। वे उसके पीछे पीछे गली के अंधेरे कोने की तरफ बढ़ गए। पप्पू और अनिल दोनों उससे सटकर खड़े हो गए। मिस्त्री ने बड़े रहस्यमय ढंग से कमीज उठाकर पैंट में खुसी कोई चीज निकाली और अनिल की तरफ बढ़ा दी। अंधेरे में पप्पू देख नहीं पाया, लेकिन रोमांच और कौतूहल से उसने हाथ बढ़ाकर उसी चीज को थाम लिया। लोहे की लगभग 1 फुट लंबी और बेढंगी सी चीज थी, जिसे हाथ में लेने पर पप्पू को निराशा ही हुई। फिल्मों में देखी हुई पिस्तौलों जैसी चीज देखने की उसकी इच्छा इस भौंडी चीज को हाथ में लेने पर काफी धक्का लगा। उसने अपनी निराशा को एकदम जाहिर नहीं किया। पिस्तौल अब उसके हाथ से अनिल ने ले ली थी। मिस्त्री उसे खोलने, गोली भरने और चलाने के बारे में बता रहा था। उसके बताने के ढंग से पप्पू थोड़ा आश्वस्त हुआ। उसे लगा मिस्त्री कोई खिलौना नहीं बल्कि सचमुच की पिस्तौल दिखा रहा है। उसने एक बार फिर अनिल के हाथ से पिस्तौल ले ली और उत्सुकता के साथ उसके एक एक पुर्जे को समझने लगा। उसे लगा कि अब शंकर के यहाँ डकैती को कोई रोक नहीं सकता। 2-3 लोग इधर ही आ रहे थे। मिस्त्री ने झपट कर पप्पू के हाथ से पिस्तौल छीन ली। जल्दी से कमीज उठाकर पेंट में खोस ली। तीनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए हुए मिस्त्री के घर तक आए। वहां पप्पू को अलग छोड़कर अनिल और मिस्त्री आपस में कुछ फुसफुसाते रहे। फिर मिस्त्री उन दोनों को छोड़कर अपने घर में घुस गया। चलो, अनिल साइकिल पर चढ़कर गली के बाहर की तरफ बढ़ चला। पप्पू जरा सा दौड़कर कैरियर पर बैठ गया। साइकिल हल्के से डगमगाई, फिर संतुलित होकर गली के बाहर निकल आई। बाहर रात काफी गहरा गई थी। सड़कें बीच बीच में करीब करीब सूनी हो गई थी। जाड़े में तो वैसे ही जल्दी वीरानी छा जाती है। फिर इस समय तो करीब 8 बज रहे थे। सर्दी अपने पूरे चढ़ाव पर थी। सवेरे वह बिना स्वेटर पहने निकला था। तब से एक बार भी घर नहीं गया था। तभी तक सिनेमा हॉल और गली के अंदर की गर्मी ने उसे स्वेटर की कमी की महसूस नहीं होने दिया था। लेकिन जब उनकी साइकिल भीड़ भाड़ से निकलकर सूनी सड़क पर आ गई थी, उसके दांत सर्दी के मारे आपस में बजने लगे। गनीमत थी कि वह पीछे कैरियर पर बैठा था, इसलिए हवा सीधे उससे नहीं टकरा रही थी। फिर भी अनिल के जिस्म की आड़ से बचकर आने वाली हवा इस कदर तीखी थी कि कैरियर पर बैठा बैठा वह दोहरा तीरा होता जा रहा था। हाथों की कोहनियां सीने से बांधे हर पल उसे यही लग रहा था कि जरा सी साइकिल लड़खड़ाते ही उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वह गिर पड़ेगी। लेकिन किसी तरह अपने को गिरने से बचाए रखकर उसने सफर पूरा किया। शायद अनिल को भी ठंड लग रही थी। वह बार बार अपनी हथेलियां हैंडल से हटाकर पैंट से रगड़ने लगता। हर बार साइकिल का संतुलन बिगड़ता और ऐसा लगता कि अब गिरे और तब गिरे। सर्द और जमे हुए कोहरे को चीरते हुए वे लोग अपने मोहल्ले पार्क तक पहुंचे। पार्क पूरी तरह सूना था। केवल सीताराम की दुकान पर रोशनी दिखाई दे रही थी। अनिल ने पप्पू को पार्क में चलने का हल्का इशारा किया, लेकिन पप्पू ने एकदम इनकार में सिर हिला दिया। अनिल ने, या सर्दी का असर था, उसने ज्यादा आग्रह नहीं किया। दोनों ने हाथ के इशारों से एक दूसरे को विदा ली और अनिल साइकिल पर चढ़कर चला गया। पप्पू जहाँ खड़ा था वहाँ अंधेरा था। अभी घर जाने से कोई फायदा था नहीं। अभी मुंशी जी जाग रहे होंगे।
वह ठंड से ठिठुरता वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या करे। तभी उसे रिक्शे पर विनोद, मुंशी जी और त्रिवेणी आते दिखाई दिए। उनका रिक्शा थोड़ी देर के लिए लैंप पोस्ट के नीचे उजाले की परिधि में आ गया। पप्पू और भी ज्यादा अंधेरे में दुबक गया। वे तीनों इस कदर अपने में खोए थे कि उन्होंने पास से गुजरते पप्पू को नहीं देखा। त्रिवेणी के जाने का मतलब था कि पप्पू और काफी देर तक घर नहीं जा सकता। वह सड़क पर इधर उधर निर्दोष भटकने लगा। 2 कमरे, एक छोटे से बरामदे, लगभग उतने ही बड़े एक आंगन, एक रसोई और आंगन के कोने में पुरानी ईंटों से टाट से टुकड़ों से घेरकर बनाई गई बाथरूम नामक जगह को मिलाकर जो मकान की शक्ल की चीज बनती है, उसे मोहल्ले वाले और बाहरी लोग मुंशी जी के घर की संज्ञा देते हैं। एक जमाने में इस मकान के बाहरी दरवाजे पर तख्ती लगी रहती थी जिस पर मुंशी जी का नाम रामानुज लाल श्रीवास्तव प्रधान अध्यापक बड़ी शान से लिखा हुआ था। वक्त की मार से इस मकान में बसे हुए घर के साथ जो ज्यादतियां की थी, उनमें से एक यह भी थी कि उस तख्ती पर लिखे गए अक्षर धीरे धीरे धुंधलाते गए और एक दिन जब उस तख्ती को बिना बहुत करीब आए पढ़ लेना लगभग असंभव हो गया, मोहल्ले के लड़कों ने उसे नोचकर होलिका में जला दिया। शायद वह तख्ती मुंशी जी की सबसे बड़ी पहचान थी, क्योंकि इसके गायब होते ही अब मुंशी जी सिर्फ मुंशी जी रह गए। मोहल्ले के अधिकांश लोग भूल ही गए थे कि उनका असली नाम रामानुज लाल श्रीवास्तव है। बहरहाल नाम में क्या रखा है, मुसीबत की जड़ तो ईंट गारे से निर्मित यह आकार था जिसमें कई साल पहले मुंशी जी का परिवार आकर बसा था और यह उस समय उनका घर बन गया था। पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक यह मकान फिर से मकान बन गया और उसमें निहित घर तत्व धीरे धीरे अनुपस्थित होने लगा और पिछले कुछ साल में तो एकदम गायब हो गया। इस घर के प्राणियों ने भी इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था कि एक ही मकान, एक ही छत के नीचे रहते हुए वे एक दूसरे से कट गए थे, नदी के अलग अलग द्वीपों की तरह पड़े हुए थे। वे संवेदनहीनता की ऐसी अंधी सुरंग में प्रवेश कर गए थे जहां अपने सिवा परिवार के किसी भी सदस्य का ना तो स्पर्श परिचित था और ना ही स्वर। कैसे हुआ ऐसे? आखिर क्यों? एक भरा पूरा घर सिर्फ ईंट गारे के मकान में तब्दील होकर रह गया। घर शब्द से जुड़ी ऊष्मा एकाएक वाष्प कैसे बन गई? जाहिर है इन सवालों का जवाब एक निर्जीव मकान तो दे नहीं पाएगा, भले ही इस परिवार के एक एक सदस्य से इसका पुराना परिचय रहा है। इस सवाल का जवाब अगर मुंशी रामानुज लाल श्रीवास्तव प्रधान अध्यापक से उनके जवानी के दिनों में मांगा जाता तो आदतन वे चौक लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ जाते। उनकी उंगलियां ब्लैक बोर्ड पर क्रम से लिखती, ऐतिहासिक, और शायद तभी वे ठिठक कर खड़े हो जाते। उन्हें एहसास हो जाता कि वह किसी राजवंश के नहीं बल्कि अपने ही घर के बिखराव के कारणों पर प्रकाश डालने के लिए खड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुंशी जी का परिवार हिंदुस्तान के लाखों लाख सामान्य परिवारों में से एक है और उसके बिखराव का वह कारण नहीं हो सकते जो किसी राजवंश के हो सकते हैं। फिर भी थोड़ी ही देर के लिए इस ढंग से सोचने में तो कोई हर्ज नहीं। इतिहास के किसी अध्येता को अगर मुंशी रामानुज लाल वंश के पतन के ऐतिहासिक कारणों का विश्लेषण करने का काम सौंप दिया जाए तो शायद उसका दिमाग चक्कर घिन्नी खा जाएगा। मुंशी जी के परिवार का इतिहास खोजना एवरेस्ट पर चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल काम साबित होगा। इस मुल्क के असंख्य परिवारों की भांति इस परिवार का भी मुश्किल से 2 पीढ़ियों का ही इतिहास है। मुंशी जी के पिता किसी जमींदार के काराकुन थे और उसी हैसियत से उन्होंने गांव में बहुत थोड़ी जमीन कर ली थी। जमींदारी खत्म होने के बाद कारकुन के रुतबे से जुड़े नजराना, सम्मान और बिगार भी समाप्त हो गए। केवल जमीन का ही भरोसा रह गया। उस जमीन के दावेदार थे 4 भाई और 3 बहनें। 2 बहनों की शादी मुंशी जी के पिता ने जमींदारी उन्मूलन के पहले ही धूमधाम से की थी। तीसरी की शादी का नंबर आते आते जमींदारी खत्म हो गई, लिहाजा मुफ्त की शान शौकत की कोई उम्मीद नहीं बची। सब कुछ अपने टेंट से खर्चा करना पड़ा। मुंशी जी के पिता अपने को खानदानी रईस कहा करते थे, हालांकि उनकी सारी रईसी उन्हीं की पीढ़ी की उपज थी। इसलिए उन्होंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर अपनी तीसरी लड़की भी पहले जैसी धूमधाम से ब्याई। मुंशी जी तो घर द्वार के मामले में तटस्थ रहा करते थे, लेकिन उनके और भाइयों ने इस फुजील खर्ची का जमकर विरोध किया। पिता और पुत्रों में खूब चकचक हुई। मुंशी जी भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी शादी हो चुकी थी। उन्हें जल्दी ही यह एहसास हो गया कि वे ना तो पत्नी को साथ लेकर उस संयुक्त परिवार में रह सकते हैं और न ही गांव में उनके परिवार के पास इतनी जमीन ही बची थी कि पूरे परिवार का उसमें गुजारा हो सके।
अपने भाइयों में वे अकेले संजीदा किस्म के इंसान थे, लिहाजा थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। उस पढ़ाई से उस जमाने में प्राइमरी स्कूल की मुद्रसी तो मिल ही सकती थी। बाप के लाख विरोध करने पर भी उन्होंने वही हासिल की और चुपचाप गांव छोड़कर चले गए। 2-1 साल अकेले रहे, फिर एक दिन पत्नी को भी साथ लेते गए। जब तक पिता जीवित रहे साल 6 महीने पर गांव आते रहे। उनके मरने पर विवाह शादी तक उनका आगमन सीमित रहा और बाद में वह भी खत्म हो गया। अब तो शायद उन्हें याद भी नहीं होगा कि पिछली बार गांव कब गए थे। अगर यही बात होती तो शायद इतिहास की उनकी घटना विहीन एक रस जिंदगी में घुसपैठ करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन एक दिन अचानक यही इतिहास उनके घर पर चढ़कर बोलने लगा। रिटायरमेंट करीब आ गया। उनके विद्यालय में इत्तेफाक से 2 अध्यापक और ऐसे थे जो जल्दी ही रिटायर्ड होने वाले थे। उनके बीच में अक्सर ऐसी बातें होती रहती थी जो इस स्थिति को पहुंचे लोगों के बीच होनी चाहिए। मसलन लड़कों में से कुछ के नौकरी या व्यापार में सेटल हो जाने का सुख, कुछ के आवारा निकल जाने का दुख, रिटायरमेंट के बाद खोली जाने वाली परचून की दुकान, अभी से तय किए ट्यूशनों की संख्या, पुराने मकान की मरम्मत या नए मकान का निर्माण। मुंशी जी काफी दिनों तक इन बहसों से अपने को काटते रहे। शायद यह एहसास कि कुछ दिनों बाद वे एकदम से खाली हो जाएंगे उन्हें काफी खौफनाक लगता। इस विषय पर बातचीत से बचकर शायद वे इस एहसास से बचना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही वह दिन आ गया जब उन्हें लगा कि उन्हें भी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा और उन्होंने सोचना और बातचीत में शरीक होना शुरू कर दिया। विनोद, पप्पू और राजकुमारी तीनों भी पढ़ रहे थे। विनोद अपने हमउम्र दूसरे लड़कों से के मुकाबले ज़्यादा संजीदा और जिम्मेदार लगता था, इसलिए मुंशी जी को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उनके रिटायर होने तक तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। राजकुमारी की शादी के लिए प्रोविडेंट फंड में जमा धन काफ़ी था। थोड़ा बहुत भाइयों से ले लेंगे। आखिर इतने दिनों तक उन्होंने अपने हिस्से की उपज में से एक ढेला नहीं लिया था। पप्पू अभी छोटा था, काफ़ी दिनों तक उनके साथ रहेगा। उसकी पढ़ाई और दूसरे खर्चों के लिए पेंशन थी। ट्यूशनों पर एक बार फिर से जुट जाने लायक शरीर और मन था तथा गांव घर में अब नियमित रूप से कुछ न कुछ मिल पाने का विश्वास। सिर्फ एक मसला था मकान का। औसत निम्न मध्य वर्गीय हिंदुस्तानी की तरह उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना था अपना मकान, छोटा ही सही, लेकिन ईंट, गारे और सीमेंट की एक ऐसी इमारत जिस पर उनका अपना निजी स्वामित्व हो। बाप दादों के मकान में लौटना अब संभव नहीं था। एक तो भाइयों के परिवार बड़े हो गए थे, दूसरे उनके परिवारों के आपस के झगड़ों को सुन सुनकर मुंशी जी की इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि उस नरक में वे खुद भी जाकर कूद पड़ते। इतना तो तय हो गया कि वे अपना अलग मकान बनाएंगे, लेकिन कहाँ, यहीं से इतिहास की दखल अंदाजी शुरू हो गई। बावजूद इसके कि उन्होंने कायस्थ परिवार में जन्म लिया था, दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के किसी कोने में उनके नाम पर कुछ जमीन थी, इसलिए तमाम उम्र नौकरी करने के बाद भी वे बहुत से कायस्थों की तरह जड़ विहीन नहीं हो पाए। हालांकि वर्षों से गांव नहीं गए थे, लेकिन किसी के यह पूछने पर आप कहाँ के रहने वाले हैं, बेखास्ता उनके मुंह से निकलता तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़। उनके बच्चों में विनोद को छोड़कर किसी की स्मृति में गांव की कोई ठोस तस्वीर नहीं है, फिर भी जवाब यही देते थे। उनकी कहीं कोई पैतृक जमीन नहीं, कोई विरासत नहीं। यह कल्पना भी उनके लिए असहनीय थी, इसलिए काफी सोच विचार कर उन्होंने यही तय किया कि वे गांव में ही रहेंगे, लेकिन अपना अलग मकान बनाकर। पुश्तैनी मकान के सामने थोड़ा सा सहन खाली पड़ा था, जहां उनके पिताजी ने अपने लड़कों और गांव के दूसरे लड़कों को खेलने के लिए वॉलीबॉल का कोर्ट बनाया था। मुंशी जी ने अपनी कल्पना में उसी जमीन को अपने मकान के लिए चुन लिया। तारा को इस योजना के लिए तैयार करना मुश्किल था। अपनी लड़ाकू देवरानियों के साथ रहने और वर्षों की अभ्यास बनी छोटी मोटी शहरी सुविधाओं को त्यागने की बात उसके गले के नीचे नहीं उतर रही थी। फिर पप्पू की पढ़ाई का मसला भी था। मुंशी जी ने घंटों महीनों उससे बहसें की। अंत में सिर्फ एक तर्क ने उन्हें विजय दिलाई। शहर में कहीं मकान बनवाने पर जमीन की कीमत चुकानी पड़ती। जमीन जितनी महंगी थी उसके लिहाज से तो मकान बनवाना उनके बूते से बिल्कुल बाहर ही था। गांव में जमीन का पैसा नहीं देना, 2-3 कमरे बनवाने भर का पैसा प्रोविडेंट फंड से निकाला जा सकता था। शुरू में तो 2-3 कमरे भी निकल आए, तो धीरे धीरे बनवाते रहेंगे। हालांकि इस तर्क से भी तारा बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थी। उसने बार बार समझाया कि भाई भौजाई किसी दिन धोखा दे देंगे, लेकिन मुंशी जी नहीं माने। प्रोविडेंट फंड का लगभग आधा रुपया निकालकर उन्होंने मकान बनाने में लगा दिया। 2 पूरे और 1 आधा कमरा निकल भी आया। अभी रिटायर होने में पूरा 1 साल बाकी था, इसलिए मुंशी जी ने सबसे छोटे भाई को मकान की चाबी और देखभाल का दायित्व सौंपा और वापस चले गए। उसके बाद वह मकान भाइयों का हो गया। मुंशी जी ने फौजदारी कर सकते थे, ना मुकदमेबाजी। अतः
किराए का मकान लेकर तारा के व्यंग बाणों को झेलते हुए चुपचाप पटा गए। पता नहीं इतिहास के विद्वानों को दक्षिण में फतह हासिल करने गए किसी मुगल शहजादे को दिल्ली की गद्दी से भाइयों को द्वारा वंचित किए जाने किसी षड्यंत्र से इस घटना का कोई साम्य दिखे न दिखे, मुंशी जी जैसे आदमी के लिए तो यह दिल्ली का तख्त खो देने से ज्यादा महत्वपूर्ण घटना थी। इतिहास के इसी दबाव के कारण मुंशी रामानुज लाल श्रीवास्तव अपने गांव से इतनी दूर किराए के इस मकान में पड़े हुए थे। यह मकान जिसे उन्होंने कभी घर का दर्जा देने की कोशिश की थी, एक बार फिर से मकान बनकर रह गया। पिछले कई सालों से मुंशी जी और उनका परिवार इस मकान में रह रहे थे। इसी मकान में तारा मरी थी, विनोद और राजकुमारी जवान हुए और देखते देखते मुंशी जी बुढ़े हो गए। इस मकान के साथ इस परिवार के हर सदस्य की असंख्य खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। पहले जब यह परिवार नया नया आकर बसा था, बावजूद भाइयों की धोखाधड़ी के मुंशी जी में कितनी सारी ऊष्मा शेष थी। रिटायर होने में भी कुछ महीने शेष थे। मुंशी जी और तारा ने नए सिरे से भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। किसी भी कोण से सोचने पर भविष्य अंधकार में नहीं लगता था। मुंशी जी एक बार फिर से कमर कसकर किसी भी कोण से सोचने पर तैयार हो गए और ट्यूशनों के लिए भी तैयार हो गए। राजकुमारी की शादी के लिए प्रोविडेंट फंड में रुपया था, बस विनोद की नौकरी लगने भर की देर थी। बाप बेटे जल्दी ही इस लायक हो जाएंगे कि ना सही गांव में, इस शहर में ही एक छोटा मोटा मकान जरूर बनवा लेंगे। जीवन की संध्या में पहुंचे हुए मुंशी जी अभी थके नहीं थे। उस समय उन्होंने दुगने वेग से जिंदगी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। विनोद, पप्पू और राजकुमारी की पढ़ाई हो या तारा की सेहत, हर चीज का पहले से ज्यादा ध्यान रखते। सवेरे उठते, बच्चों को जगाकर पढ़ने बैठाते, घर की सफाई करते, दूध लेने जाते और सुबह की धूप में गर्मी आते आते ट्यूशन पर निकल जाते। तारा लाख समझाती कि अब उनकी देह में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन वे ना मानते। शायद भाइयों के धोखे से चोट खाया मन दूसरी तरह से अपने को आश्वस्त करना चाहता था। वे लगातार अपने को व्यस्त रखकर इस चोट को भूल जाना चाहते थे, इसलिए सबसे आसान और बेहतर तरीका शायद यही था। शुरू के वर्षों में अब उनमें जीवन के प्रति आकर्षण और मोह शेष था, तो वे इस मकान के रख रखाव में भी दिलचस्पी लेते थे। लगभग हर महीने किराया देते समय मकान मालिक बड़े बाबू से छोटी बड़ी तकलीफों की शिकायत करते। कभी वर्षों से पुताई न होने की, कभी छत से चूने की और कभी किसी खिड़की दरवाजे की टूट फूट की। ज्यादातर बड़े बाबू टाल जाते या झूठे आश्वासनों से टकरा देते और कभी थोड़ा बहुत काम करा भी देते। अपनी छोटी तनख्वाह के बावजूद मुंशी जी पुताई तो कभी कदार खुद भी करा ही देते थे। कोई बड़ा काम ना कभी मकान मालिक ने कराया और ना मुंशी जी करा पाए। कितनी चकचक की थी मुंशी जी ने कि आंगन का एक कोना घेर कर गुसलखाना निकाल दिया जाए, लेकिन हर बार बड़े बाबू कोरे आश्वासनों से फुसला देते। बेचारी तारा और राजकुमारी जाड़ा गर्मी बरसात खुले आंगन में मुंह अंधेरे नहाती रही। जैसे जैसे मुंशी जी की दिलचस्पी जिंदगी में कम होती गई, वैसे वैसे वे इस मकान से भी उदासीन होते गए। मकान के अंदर बाहर की टूट फूट खुद उनके अंदर बाहर की टूट फूट थी। मकान के घर से पुनः मकान में तब्दील होने की यात्रा उनकी खुद को के आत्मनिर्वासित, कुंठित और छोटे होते जाने की यात्रा थी। इस परिवार के लिए असंख्य दिनों की तरह एक दिन और बीत गया और मकान के छत, दुछत्ती, आंगन और कमरों में एक बार फिर से सन्नाटा जमकर बैठ गया था। रोज ही की तरह एक बार फिर ऐसा हुआ कि परिवार के सभी पुरुष सदस्य दिन भर ना जाने कहां से भटकने के बाद थककर वापस लौट आए और मुंह लपेटे अपने बिस्तरों पर पड़ गए। सभी को पता था कि अभी कोई नहीं सोया है, फिर भी रोज की तरह सन्नाटे का नाटक जारी था। सन्नाटा टूटेगा मुंशी जी के खांसने से, पप्पू के बाहर निकलने से या विनोद के ऊपर चारपाई पर बैठ जाने से। लेकिन क्या सचमुच सन्नाटा ऐसे टूटता है? और भयावह सघनता के साथ चारों प्राणियों के व्यक्तित्व के एक एक अंश को जकड़ लेता है। अंधेरा भी सन्नाटे की तरह दबे पांव चुपके से मकान के विभिन्न हिस्सों में नहीं उतरा था, बल्कि किसी धृष्ट दस्यु सा ललकारता हुंकारता मकान के एक एक कोने में विजेता सा घुसकर बैठ गया था। मकान के 2 कमरे में सोए हुए प्राणी इस अंधेरे और सन्नाटे के सामने इस कदर निरुपाय और असहाय लग रहे थे, मानो इस पूरी संरचना में उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। उनकी अस्मिता को धीरे धीरे कुतरने वाला यह खूंखार सन्नाटा उन पर बार बार हमला करके नोच चोट रहा था। आज की रात का और रातों में से फर्क सबसे ज्यादा मुंशी जी महसूस कर रहे थे। हालांकि रोज ऐसा ही होता था कि मुंशी जी को देर रात गए तक नींद ना आती थी, लेकिन आज
तो जगने का और भी विशेष कारण था। रोज मुंशी जी शर्म के महासागर में डूबते उतरते रहते। राजकुमारी की शादी ना कर पाने की शर्म, विनोद को आगे ना पढ़ा पाने की शर्म और पप्पू पर पूरा ध्यान ना दे पाने की शर्म, ना जाने क्या क्या था जो मुंशी जी को पूरी रात खामोशी से छटपटाते रहने पर विवश कर देता। हर रात मुंशी जी को अपने जिंदा रहने का मकसद खो गया सा लगता था। यह रात भर धीरे धीरे मन को एक एक कोने पर तारी शर्मिंदगी का ही असर होता था कि मुंशी जी सवेरे अपने ही बच्चों से आंखें चुराने लगते। धीरे धीरे अपने बच्चों से कटते जाने का यही राज था। आज काफी दिनों बाद मुंशी जी को आश्वस्ति का एहसास हो रहा था। आज से कुछ ही सालों पहले मुंशी जी के लिए विनोद को क्लर्क के रूप में भी सोचना असंभव था, लेकिन कुछ सालों के अंतर ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया। अभाव, अपमान और उपेक्षा, इससे टूटा हुआ मुंशी जी का मन बावजूद इसके कि विनोद को कल से मेट की नौकरी पर जाना था, हल्का महसूस कर रहा था। एक ही झटके में वे कई चिंताओं से मुक्ति पा गए। अब ना वे बड़े बाबू की परवाह करेंगे और ना शंकर की। दोनों कैसी गंदी निगाहों से राजकुमारी को घूरते हैं। मुंशी जी हर बार तिल मिलाकर रह जाते हैं, लेकिन सिवा खामोश रहने के और कुछ नहीं कर पाते। ना तो बड़े बाबू को कुछ कह पाते और ना ही राजकुमारी का शंकर की दुकान में जाना बंद हो पाता। विनोद की नौकरी का सीधा संबंध राजकुमारी की शादी से है। इस मामले में मुंशी जी की अब कोई पसंद नहीं है। दुहाजू तिहाजू जो मिल जाए मुंशी जी अब नहीं चुकेंगे। फिर विनोद की शादी, पप्पू की पढ़ाई, विनोद की आगे प्राइवेट पढ़ाई। मुंशी जी का मन तैर रहा है। उबड़ खाबड़ कंकरीले रास्तों पर घिसट घिसट कर लहूलुहान हुआ उसका मन अब आश्वस्ति के नरम मुलायम बादलों पर तैर रहा है। मुंशी जी आज की रात भी काफी देर तक जागेंगे, लेकिन जाहिर है आज के जागरण का मकसद कुछ दूसरा ही होगा। उसी कमरे में एक और शख्स जाग रहा है, आज के घटनाक्रम का केंद्र बिंदु। उसे मालूम है कि इस भसकते हुए घर की मजबूती के लिए उसकी कुर्बानी कितनी जरूरी है। हालांकि औसत निम्न मध्य वर्गीय नौजवान की तरह बार बार वह आज की अपनी हरकत को त्याग और बलिदान जैसे बड़े बड़े शब्दों के साथ जोड़कर अपने को जबरदस्ती शहीद महसूस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी न किसी जगह पर किरकिरी है जरूर, जो कहीं ना कहीं उसे चुभ जाती है। इसी चुभी फांस को निकालने के लिए वह कितना बेचैन है, लेकिन यातना की सुरंग इतनी अंधी है कि सिवाय सर टकराकर लहूलुहान हो जाने के निकल भागने का कोई रास्ता नहीं है। पिछले कितने सालों से वह बहुत सारी चीजों से आंखें चुराता आया है। बेकारी ने उसके आत्मविश्वास को इस कदर खंडित कर दिया कि अब फैसले का कोई भी क्षण उसके लिए भारी पड़ने लगा। वह हमेशा बिना विरोध के दूसरों का थोपा निर्णय स्वीकार कर लेता। बचपन में मुंशी जी और माँ दूसरे तमाम शहरी माओं और बापों की तरह उसे अफसर बनाने की बातें किया करते, लेकिन विनोद तमाम शहरी लड़कों के मुकाबले ज्यादा समझदार निकला। अपने समवयस्क और समान आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लड़कों के मुकाबले उसने ज्यादा जल्दी ही यह बात समझ ली कि अफसर बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वह उसे मुंशी जी मुहैया नहीं करा सकते। इसलिए उसने सपने देखने की उम्र में ही बड़े सपने देखना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसने मझौले दर्जे की नौकरियों की बात सोची थी। मसलन किसी डिपार्टमेंट की इंस्पेक्टरी, सुपरवाइजरी या हद से हद कलर की। इतनी भाग दौड़ के बाद मिली तो पीडब्ल्यूडी में मेट की नौकरी। घबराकर उसने करवट बदल ली। किस मुंह से वह आज रात बिन्नी को बताएगा। आज रात वह छत पर जाएगा ही नहीं। कई बार सोचा पर हर बार अपने को कमजोर पाया। उसे पता है वह जाएगा जरूर। सिर्फ एक बिन्नी ही तो है जिसके सामने मन का सारा गुबार निकालकर वह हल्का हो सकता है। अभी मुश्किल से 11 बजे होंगे। बिन्नी 12 बजे के पहले छत पर आएगी नहीं, लिहाजा 1 घंटे और उसे इसी तरह करवटें बदलते और अंधेरे में छत घूरते हुए बिताना पड़ेगा। उसने हल्के से मुंशी जी की तरफ देखा। अंधेरे में मुंशी जी निश्चेत किसी लकड़ी के निर्जीव कुंदे से पड़े थे, लेकिन विनोद को अच्छी तरह पता है कि रोज की तरह आज भी वे जग रहे हैं। आज तो वैसे भी जगने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कारण उनके पास था। वह चुपचाप 12 बजे का इंतजार करने लगा। इस कमरे के बाहर एक छोटा सा बरामदा था, जहां इस समय सिर्फ सन्नाटा था, अंधेरा था। सवेरे से बिछी हुई एक चटाई, 2-3 पुराने सामानों से भरे कनस्तर थे। आंगन के एक कोने में आधा आगे को झुका अपने कमर के तनाव से मुक्ति पाने का प्रयास करता हुआ पप्पू, जो काफी देर तक बिस्तर पर उलटते पुलटते रहने के बाद असह्य हो जाने पर आंगन में भाग आया था। पता नहीं राजकुमारी को पता चला या नहीं। वह चोरी से मुंशी जी और विनोद वाले कमरे की ओर देखता है। एक दिन वह इसी हालत में था कि यक मुंशी जी बाहर निकल आए। उसे उस तरह देखकर वह एकदम हड़बड़ाकर वापस अंदर कमरे में चले गए। उसके बाद लगातार कई दिनों तक पप्पू मुंशी जी के सामने पड़ने से बचता रहा।
उनके उठने के पहले ही वह घर से निकल जाता और इस बात से आश्वस्त होकर ही घर के अंदर आता कि वे सो गए हैं कि नहीं। राजकुमारी उसके बाहर जाने का या वापस अंदर आने से बेखबर उसी तरह दीवार की तरफ करवट लिए सो रही थी। राजकुमारी की रजाई में एक बार फिर से घुसकर लेटने के ख्याल से पप्पू की कमर में फिर से तनाव होने लगा। वह चाहता था कि बगल में खाली पड़ी चारपाई पर चादर लपेटकर पड़ा रहे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। पहले कई बार वह ऐसा कर चुका है, लेकिन हर बार रात में रजाई के लिए राजकुमारी उसकी चारपाई पर आ जाती है। इसलिए वह चुपचाप राजकुमारी की चारपाई पर लेट गया। प्राणपण से इस बात का प्रयास करता रहा कि उसका बदन राजकुमारी के बदन की हरारत से अछूता रहे, लेकिन छोटी सी चारपाई की पाटी से सट जाने और रजाई का सिर्फ एक छोटा सा अंश ओढ़ने की कोशिश के बावजूद उसका बदन राजकुमारी के बदन से छू जाता। उसकी कमर का तनाव और कुछ वर्जित सोचने का अपराध बोध उसके मन में बढ़ता गया। वह बार बार कोशिश कर रहा था कि राजकुमारी की जगह उसके जेहन में मोहल्ले की किसी दूसरी लड़की या कोई सिने तारिका की तस्वीर उभरे, लेकिन हर बार राजकुमारी की ही छाया मन में आ जाती और हर बार घबराकर वह आंखें खोल देता। राजकुमारी से कुछ दूर और सरक कर वह पार्टी तक पहुंच जाता। थोड़ी देर तक अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर छत की ओर घूरते हुए अपने मन में घुस गए गंदे विचारों से मुक्ति पाने की कोशिश करता। और उसकी इन तमाम हरकतों से अनभिज्ञ राजकुमारी एक अलग ही दुनिया में थी। अर्धनिद्रित दशा में वह अनुभव की अजीबोगरीब स्थिति को झेल रही थी। आज शाम को उसने जो अनुभव भोगा था वह कुमारी की तरह उसके जिस्म पर तारी थी। मुंशी जी वगैरह को खाना खिलाते हुए उस चीज को वह सायास भुलाए हुए थी। वह लेटते ही उसकी चेतना एक बार फिर उस पर हावी हो गई। जब से चारपाई पर लेटी है तब से उसी अनुभव को वह बार बार सोच रही है। अक्सर रातों को ऐसा हुआ कि देह के दिलचस्प समीकरण में वह काल्पनिक ऊर्जा में फंसी रही। रात भर सोते जागते बेचैन हो जाती। पप्पू के बगल में आकर लेटने, उठकर आंगन में जाने और फिर लौटकर बगल में लेट जाने से जो खलल पड़ रहा था वह भी उसको नजरअंदाज कर उसी लहर में डूब रही थी। मजे की बात तो यह थी कि अभी तक जिस वर्गीय सोच, निम्न वर्गीय सोच और कुंठा से ग्रसित थी वह आज शाम से ना जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। इस समय वह पूरी तरह मुक्त और कुंठा रहित थी। इस अभिशप्त मकान की छत के नीचे लेटे लोगों के लिए आज की रात महज इस मायने से भिन्न थी कि आज 4 में से केवल 3 पूरी तरह जाग रहे थे और एक व्यक्ति आधा सोने और आधा जागने की हालत में था, जबकि रोज चारों व्यक्ति आधी से ज्यादा रात पूरी तरह जागते हुए बिताते थे। दूसरा फर्क आज की रात यह आया था कि रोज की तरह आज का अंधेरा एकदम से घना और उबाऊ अंधेरा नहीं था, बल्कि आज इस अंधेरे की परतों के बीच में इस परिवार के कुछ सदस्य उजाले की नन्ही नन्ही किरणें तलाशने की कोशिश कर रहे थे। खास तौर से मुंशी जी को बहुत दिनों बाद एक कहानी याद आ गई। पता नहीं कैसे इतने दिनों बाद यह कहानी अचानक उन्हें याद आई। उन्होंने बचपन में इसे नानी के मुंह से सुना था। बचपन में गर्मियों में आम खाने मुंशी जी ननिहाल जाया करते। ननिहाल में आम जितने मजेदार थे उतनी ही मजेदार थी नानी जी की कहानियां। नानी की सुनाई कहानियों में असंख्य राजाओं में एक बार अचानक विपदा टूट पड़ती थी और आशा का एकमात्र केंद्र होता था राजकुमार, जो धीरे धीरे बड़ा होकर पराक्रमी बन जाता था। और आज उन्हें पता नहीं क्यों बार बार वही कहानी याद आ रही थी। कहीं इस कहानी में अपने राजपाट के लिए राजा ने राजकुमार को तो किसी चक्रव्यूह में नहीं ढकेल दिया। इस ठोस अंधेरे में उजाले की किरण खोजने वाला दूसरा व्यक्ति विनोद था, जो काफी हद तक तटस्थ हो चुका था और चुपचाप 12 बजने का इंतजार कर रहा था। करीब आधा घंटा और शेष था। इस बीच विनोद ने मान लिया कि शाम को वह महत्वपूर्ण फैसले पर उसे खुश होना चाहिए और वह खुश हो गया। बड़ी देर से वह लेटे लेटे तरह तरह से रिहर्सल कर रहा था। बिन्नी के सामने वह कैसे खुशखबरी रखेगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ा जाता। अंधेरे में कई बार हंसने की कोशिश करते करते उसे लगता कि वह रो रहा है, लेकिन यह उसका भ्रम था, क्योंकि वह खुश था। और यह बात अलग थी कि अपनी देखी तमाम हिंदी फिल्मों के नायकों की तरह बलिदान करने के बाद नायिका के सामने मुस्कुराकर शहीदों की तरह अपनी बात रखने की अदा बार बार कोशिश करने पर भी उसके चेहरे पर नहीं आ रही थी। बहरहाल खुश था और चुपचाप 12 बजने का इंतजार करने लगा। दूर पुलिस लाइन में बजने वाले घंटे की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। दम साधे बिस्तर पर पड़े पड़े विनोद ने कोशिश की गिनने की, 1 2 3 4। इसके बीच उसका धैर्य टूट गया और हड़बड़ाकर अपने ऊपर से रजाई फेंककर चारपाई से उतर गया। चारपाई की चरमराहट अस्वाभाविक रूप से कमरे के सन्नाटे को भेद गई। विनोद ने घबराकर मुंशी जी की तरफ देखा और मुंशी जी उसी तरह मुंह लपेटे दीवार की तरफ करवट लिए
नीचेष्ट जागिया सो रहे थे। विनोद ने अंधेरे में टटोलकर अपनी चप्पलों में अपने पैर डाले और कमरे से बाहर निकल गया। मकान का निचला हिस्सा एक बार फिर सन्नाटे की चादर ओढ़कर अपने आगोश में छिपे प्राणियों की तरह सोते सोते जागते जागते सोने लगा। मकान के ऊपरी हिस्से में पता नहीं कौन सा नाटक शुरू हो गया था कि नीचे लेटे लेटे मुंशी जी को बेचैनी होने लगी। उन्हें विनोद के उठकर जाने का पता चल गया था और यह भी वह जानते थे कि विनोद बीच बीच में रात को उठकर कहीं चला जाता है, लेकिन कई बार टोकने की बात सोचकर भी वह कुछ न कह पाए और आज उसके लौटने में कुछ अस्वाभाविक देरी हो गई थी। काफी देर तक बेचैनी से कसमसाते रहने के बाद चारपाई के नीचे उतर गए, लेकिन आंगन में पहुंचते पहुंचते उनका बदन ढीला पड़ गया और बजाय छत पर जाने के आंगन के कोने में नाली पर बैठ गए। इधर अद्र निद्रा में डूबी राजकुमारी पर फिर से अपना सपना हावी होने लगा, जैसे वे रूई के फाहों पे बादलों के पार घोड़े के पर सवार होकर उड़ रही हो। आज वह राजकुमार के बहुत ही नजदीक पहुंच गई, किंतु जब वह राजकुमार के नजदीक पहुंची तो वह राजकुमार का चेहरा देखकर घबरा गई, क्योंकि आज राजकुमार के चेहरे की जगह शंकर का चेहरा था और घबराकर पसीने से नहाई राजकुमारी अपनी आंखें खोल देती है। इधर आंगन में मुंशी जी कितनी देर तक नाली पर बैठते। दिसंबर की सर्दी उनके बूढ़े बदन की हड्डियों तक को कपकपा दे रही थी। सर्दी से ज्यादा उनके मन की आशंकाएं उन्हें मत रही थी। शाम से विनोद का मुंह कैसा उतरा उतरा सा लग रहा था। कहीं वह सचमुच उनकी नानी की कहानियों का राजकुमार किसी चक्रव्यूह में फंस गया है। बैठे बैठे बेचैन होने लगे। उन्हें ऊपर जाना ही पड़ेगा। विनोद को एक आध बार छत पर बिन्नी के साथ जिस हालत में उन्होंने देखा है सोचकर खुद ही शर्माने लगे, लेकिन जैसे जैसे देर होती जा रही थी मन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लड़का है भी तो कितना घुन्ना, कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप ना जाने क्या कर बैठे। मुंशी जी और ज्यादा रुक नहीं सके और दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर छत पर आ गए। अन्य घर के लोगों की तरह वह भी सपने देखने की उसकी बुरी आदत थी, लेकिन मजेदार बात यह थी कि इधर सपने में वह और कुछ नहीं करता, सिर्फ अनिल दादा को देखता और अनिल दादा के नेतृत्व में पार्क में बैठकर शंकर को लूटने की योजनाएं बनाता रहता। सीढ़ियां खत्म होने के बाद एक चौखट है और चौखट के पार छत है, जो निचले हिस्से के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी। दिसंबर की सर्द मध्य रात्रि बूंद बूंद कर टपक रही थी और चारों तरफ लटकी हुई पानी की बूंदों के बीच देखने की तकलीफदेह कोशिश करते हुए मुंशी जी चौखट पर खड़े हैं। पता नहीं उनके और बड़े बाबू की छतों को विभक्त करने वाली मुंडेर के दोनों ओर खड़े विनोद और बिन्नी का कोहराछन धुंधली आकृतियां या दर्द की कांपती हुई स्वर लहरियों की तरह छा जाने वाली हल्की हल्की सिसकियां जो विनोद के शीन खंड से तैरती हुई मुंशी जी के कानों से टकरा रही थी, जिन्होंने मुंशी जी को अभी तक नीचे लौटने नहीं दिया था। बिन्नी हौले हौले विनोद का सर सहला रही थी। विनोद सिर्फ पजामा कमीज पहने था। मुंशी जी का मन हुआ कि नीचे से कंबल लाए और उसे उड़ा दे, लेकिन वे चुपचाप नीचे उतरे और अपनी चारपाई पर रजाई में चेहरा ढककर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गए।